Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story. Rebirth of Villainous in Novel, Episode 3. दूसरी ओर एग्जामिनर ऑफिस में विजय प्रताप सिंह ईवा की कॉपी देख रहे थे। ईवा ने 100 में से 100 स्कोर किया था। विजय जी को खुद पता था ये पेपर कितना हार्ड था। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कोई बच्चा फुल मार्क्स स्कोर करेगा। वो अब ईवा से मिलना चाहते थे। तभी राणा उनके असिस्टेंट अंदर आए। सर, फर्स्ट पोजीशन स्टूडेंट की कॉपी दोबारा चेक करने की रिक्वेस्ट आई है। सबको डाउट है इस बच्ची ने चीटिंग की है। विजय जी ने भौहें उचकाई, इसमें रिचेक क्या करना, मैंने खुद ये कॉपी देखी है। शी इज़ अ रियल टैलेंट और एग्जाम हॉल में भी बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती है। इट्स इम्पॉसिबल टू चीट। जाकर अनाउंस करो ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। अगर किसी ने उस बच्ची पर चीटिंग करने का झूठा आरोप लगाया तो हम उस पर मानहानि का केस कर देंगे। उस बच्ची पर डाउट का मतलब है हमारे इंस्टीट्यूट पर डाउट करना। यस सर, मैं अभी अनाउंस करता हूँ। और हाँ जी सर, मुझे इस बच्ची से पर्सनली मिलना है। ओके सर। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हुई कि ईवा के रिजल्ट सही है। सभी स्टूडेंट्स ईवा को सम्मान की नज़रों से देखने लगे। ईवा ने तो कमाल कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा ईवा इतने बड़े कंपटीशन में फर्स्ट आई है। लेकिन सोचा जाए तो इसमें कुछ अजीब भी नहीं है। ईवा के तीनों भाई जीनियस हैं। ईवा ने पहले सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए हमें लगा वो पढ़ने में कमजोर हैं। यू आर राइट। फोरम पर ईवा की तारीफों से भरे कमेंट्स पढ़कर संजू पैर पटकने लगी। इडियट्स, उस गवार ईवा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कामना के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब तो जो उम्मीद थी वो भी टूट चुकी थी। कामना, तू बुरा मत मान, तूने बहुत अच्छा पेपर किया, लेकिन तू जानती है ना ईवा की फैमिली कितनी पावरफुल है और उसकी फैमिली उसे कितना स्पॉइल करती है। ईवा के खिलाफ कैसे कुछ सुनते जरूर उन्होंने पैसे भरकर सबको चुप करा दिया होगा। संजू किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं थी कि ईवा जीनियस हो सकती है। कामना को भी संजू की बात सही लगी, उसकी आंखें भर आईं। कुछ लोग सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को कितनी प्रॉब्लम है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब? संजू हैरानी से बोली। कुछ नहीं। कामना संजू से अपनी सारी बातें शेयर नहीं करना चाहती थी। विजय जी कॉलेज आए। मिस्टर दीवान ने उन्हें रिसीव किया। सर, हम आपके कॉलेज की स्टूडेंट ईवा से मिलना चाहते हैं। मिस्टर दीवान को लगा ईवा ने चीटिंग की है, इसलिए विजय जी उससे मिलना चाहते हैं। मिस्टर दीवान को ईवा पर बहुत गुस्सा आया। ये लड़की सिर्फ मुसीबत है, अगर जीरो भी लाती तब भी ठीक था, लेकिन चीटिंग करने की क्या जरूरत थी। मिस्टर दीवान ने ईवा को बुलाया। ईवा को नहीं पता था उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। ईवा, जल्दी से माफी मांगो। इससे पहले विजय जी ईवा से कुछ कहते मिस्टर दीवान बोल पड़े। ईवा और विजय जी दोनों हैरान हो गए। माफी? कैसी माफी? ईवा ने मासूमियत से कहा। ज्यादा इनोसेंट मत बनो, यहाँ सबको पता है तुमने फर्स्ट पोजीशन कैसे हासिल की है, चीटिंग करके। अच्छा होगा तुम सच बोलकर माफी मांग लो, नहीं तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना होगा। लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की। अब भी झूठ? बस। ये आवाज विजय जी की थी। बहुत हो गया आपका। ईवा ने कोई चीटिंग नहीं की है और इसका अनाउंसमेंट भी किया जा चुका है। फिर भी आपको डाउट है तो मुझे आपके टीचर होने पर शक है। आपके कॉलेज की स्टूडेंट फर्स्ट आई है, उस पर गर्व करने की जगह आप उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मिस्टर दीवान विजय जी का मुंह ताकते रह गए। विजय जी ने इसके बाद मिस्टर दीवान की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने ईवा से कुछ सवाल किए। ईवा और विजय जी केमिस्ट्री की भाषा में बातें कर रहे थे जो मिस्टर दीवान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। विजय जी ईवा के टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुए। विजय जी मनाली एक और मकसद से आए थे, वो था अपने कजिन के बेटे को ढूंढना जो था सिंह परिवार का वारिस। सिंह फैमिली एक बहुत पावरफुल फैमिली थी। रात को जब कामना घर पहुंची वो बहुत डिप्रेस थी। लतिका सब समझ गई कि कामना जीत नहीं पाई। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसी की वजह से कामना के कंधों पर इतना बोझ आ गया था। लतिका ने सरिता को फोन किया। क्या हुआ, कोई खबर है समर या ईवा की? सरिता ने उत्सुकता से पूछा। नहीं मैडम, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? लेकिन हमारे बीच जो डील हुई थी उसके मुताबिक तुम्हारी बेटी की कॉलेज फीस दे तो दी मैंने। थोड़े और पैसे मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैंने यहाँ चैरिटी संस्था नहीं खोल रखी है, काम तो कुछ करती नहीं और पैसे चाहिए? सरिता गुस्से में बोली।
मैडम, मेरा पति राजू वापस आ गया है, मुझे उससे तलाक लेने के लिए पैसे चाहिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, लतिका रोते हुए बोली। लेकिन सरिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इससे मुझे क्या लेना, ये तुम्हारी दिक्कत है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं राजू को आपके घर का पता दे दूंगी, लतिका लगभग धमकी देते हुए बोली। मुझे धमकी दे रही है? सरिता ने दांत किटकिटाए। सरिता की मां ने जिससे दूसरी शादी की थी, राजू उसका लड़का था। अगर राजू को पता चल गया वो इतने अमीर खानदान में रह रही है तो वो पैसों के लिए तमाशा कर देगा। यहाँ किसी को उसका बैकग्राउंड नहीं पता था। सरिता नहीं चाहती थी उसकी सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, बोलो कितने पैसे चाहिए? 30,000 ठीक है, जैसे पहले हुआ था वैसे ही ले जाना। सरिता हर एक कदम बहुत सावधानी से बढ़ाती थी, सारा लेन देन कैश में करती थी जिससे कोई उसे पकड़ ना पाए। सिर्फ पैसे मांगती रहोगी या मेरा कुछ काम भी करोगी? समर के पास जाती हूँ ना। वो मैडम, समर बाबा कल इंस्टीट्यूट में एडमिट है, जाएंगे सर्जरी के लिए। मैंने साहब से कहा था साथ जाने के लिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, कोई खबर मिले तो बताना जी। मैडम, सरिता ने गुस्से में फोन रखा। इधर लतिका खुश होकर कामना के पास आई। कामना, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। कामना खुश हो गई। सच? हाँ, लेकिन कहाँ से? कामना को डर था लतिका ने पैसे कहीं लोन पर तो नहीं लिए। तू डर मत, मेरी एक दोस्त से लिए हैं, जब तू कमाने लगेगी तो चुका देंगे। कामना ने राहत की सांस ली। पैसे मिल गए, अब आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। वैसे भी राजू ने आज तक अपनी किसी जिम्मेदारी को नहीं निभाया था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। कामना ने सोफी को बता दिया, उसे पैसे मिल गए। उसके बाद उसकी नज़र समर के नाम पर गई। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने समर को मैसेज किया। आज केमिस्ट्री कंपटीशन के रिजल्ट आ गए, ईवा फर्स्ट आई है। मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे इतना पेम्पर करना सही नहीं है। गलत और सही के बीच एक सीमा होती है। मैं जानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है कुछ बोलने का, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। कुछ देर तक भी समर का रिप्लाई नहीं आया। समर इस समय सम्राट के स्टडी रूम में उसके साथ था। उसने कामना का मैसेज भी देख लिया था। अगर ये पहले वाला समर होता तो जरूर कामना पर यकीन कर लेता, लेकिन अब उसकी आंखों से झूठ की पट्टी हट चुकी थी। समर ने मैसेज सम्राट को दिखाया जो ऑफिस का काम कर रहा था। सम्राट ने मैसेज पढ़ा और एक टेढ़ी मुस्कान दी। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या कहना चाह रही है ये? समर ने सर नीचा कर लिया। वो कहना चाहती है कि ईवा ने अपनी काबिलियत से फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं की, बल्कि हमारी फैमिली ने उसकी मदद की है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी फैमिली ने ईवा की कोई हेल्प नहीं की। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें उस लड़की पर भरोसा है या अपने परिवार पर? ऑफ कोर्स भाई, आई ट्रस्ट यू, समर ने तुरंत कहा। उसके दिल में कामना की इमेज एकदम गिर चुकी थी। पहले वो कामना की बहुत इज्जत करता था, उसे कामना अच्छी लगती थी, उसे लगता था कामना टैलेंटेड है, ईमानदार है, स्वाभिमानी है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि कामना एक नंबर की झूठी और बेईमान है। समर का जवाब सुनकर सम्राट ने उसके हाथ से फोन लेकर कामना को मैसेज किया। हम ईवा को स्पॉइल कर रहे हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो, कुछ हुआ है? कामना ने मैसेज देखा तो उसे अजीब लगा। अक्सर समर उसकी बात समझ जाता था, लेकिन आज डिटेल में पूछ रहा है। कामना ने कुछ पल सोचा फिर रिप्लाई किया, कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? सम्राट के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी बिखर गई। कितनी चालाक है ये लड़की, आग भी लगा दी और अब ऐसे बन रही है जैसे कुछ किया ही ना हो। सम्राट ने फोन वापस समर को दे दिया। समर ने भी मैसेज पढ़ा तो उसे कामना की चालाकी समझ आ गई। अब उसे लग रहा था कि क्या वो अंधा था जो इस लड़की पर भरोसा कर बैठा। आई एम फाइन, समर ने मैसेज टाइप किया और फोन बंद कर दिया। कामना ने समर का जवाब देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। समर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जब सभी घरवालों को पता चला ईवा कंपटीशन जीत गई है, वो उसे बधाई देने के बहाने पुरानी हवेली पहुंच गए। समर नहीं गया था। दादी माँ, ईवा कहाँ है? सम्राट ने पूछा। ऊपर अपने कमरे में। सम्राट जल्दी से ऊपर भागा। ईवा पढ़ रही थी। ईवा, सम्राट ने उसे पुकारा। हम। ईवा एक नज़र सम्राट को देखकर वापस अपने काम में लग गई। सम्राट को महसूस हुआ ईवा उनसे बहुत दूर हो चुकी है। कंपटीशन जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, तुम्हें कुछ चाहिए? कोई गिफ्ट? नहीं, बाहर मम्मी पापा आए हैं।
इस बार ईवा ने ऊपर देखा और अपना सामान रखकर सम्राट के साथ नीचे आ गई। ईवा को देखते ही राधा और राघव जी की आंखें नम हो गई, लेकिन ईवा उनके इमोशंस नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि जब से वो इस दुनिया में आई थी उसे सिर्फ दादी माँ का प्यार मिला था। ईवा दादी के पास जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अपने पेरेंट्स को देखने की कोई खुशी नहीं थी। ये बात राधा और राघव को बहुत चुभी। ईवा, समर की सर्जरी होने के बाद हम उसे सब सच बता देंगे, वो तुमसे माफी मांगेगा, राघव जी ने कहा। माफी की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाए यही मेरे लिए काफी है, ईवा ने जवाब दिया। वैसे भी उसे समर से भी कोई लगाव या प्यार नहीं था, क्योंकि समर को गिराने का आरोप ईवा पर था, इसलिए उसे समर का हाथ ठीक करना था और वो ये भी नहीं नकार सकती थी कि इस जीवन में ये उसकी फैमिली थी। राघव जी चुप हो गए। उन्हें भी समझ आ रहा था ईवा उनसे बहुत दूर जा चुकी है। ईवा, तुम वापस हमारे पास रहोगी ना? राधा ने ईवा को प्यार से देखते हुए कहा। सब चुप हो गए। दादी माँ ईवा को कहीं नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन आज वो ईवा का जवाब सुनना चाहती थी, क्योंकि ईवा की खुशी में ही उनकी खुशी थी। ईवा ने दादी माँ की तरफ देखा और सावधानी और डर के मिले जुले भाव से बोली, क्या मैं यहीं रह सकती हूँ? ईवा को डर था कहीं सबकी तरह दादी माँ भी उसे खुद से दूर ना कर दे। ईवा ने बचपन से परिवार का प्यार नहीं देखा था। पहले उसके पेरेंट्स ने उसे दूर कर दिया, फिर जब वो इस नॉवेल की दुनिया में आए तब उसकी फैमिली उसे आरोपी समझ रही थी। दादी माँ उसके जीवन में वो पहली इंसान थी जिन्होंने बिना किसी संकोच के उस पर भरोसा किया, उसे प्यार दिया, उसे आज़ादी दी। अब जब उसे दादी माँ से प्यार हो गया था तो वो इस रिश्ते को छोड़कर कैसे जा सकती थी? लेकिन अगर दादी माँ ने भी उसे सारी दुनिया की तरह छोड़ दिया तो तब वो क्या करेगी? सोचकर ही ईवा को एक घुटन सी महसूस हुई। वहीं दादी माँ की आंखें भीग गई। वो ईवा की मनोदशा समझ रही थी। उन्होंने ईवा को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, ये तेरा ही घर है, तुझे यहाँ रहने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दादी माँ ने सोच लिया था वो ये हवेली ईवा के नाम कर जाएंगी। अगर किसी दिन कोई परेशानी हुई तो कम से कम ईवा यहाँ शांति से तो रहेगी, लेकिन उन्हें डर था उनके इस दुनिया से जाने के बाद कौन ईवा का ख्याल रखेगा, कौन ईवा पर अटूट विश्वास करेगा, कौन ईवा का हर कदम पर साथ देगा। अगले दिन समर को इंस्टीट्यूट में एडमिट करा दिया गया। सम्राट ने समर से फोन, लैपटॉप, टैब सब छीन लिए। लेकिन भैया, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगा, समर नाराज होकर बोला। तुम्हें अपनी सर्जरी पर फोकस करना है, सर्जरी के बाद मिल जाएंगे। समर मान गया। सम्राट ने जानबूझकर समर से फोन लिया था जिससे समर का बाहर से कनेक्शन टूट जाए। उसके बाद उसने अपने दोस्त से कहकर ईवा की बेगुनाही वाली वीडियो वायरल करना दी। वो पहले ही ईवा के साथ नाइंसाफी कर चुका था, लेकिन अब और नहीं, सबको पता चलना चाहिए ईवा निर्दोष है। कॉलेज फोरम पर भी ये वीडियो वायरल होने लगी। सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया ईवा ने कुछ नहीं किया, समर खुद सीढ़ियों से गिरा था। संजू ने भी ये वीडियो देखी, लेकिन उसे अभी भी ईवा से प्रॉब्लम थी। अगर ये ईवा समर से नहीं लड़ती तो वो गिरता ही नहीं। ईवा चाहती है उसके तीनों भाइयों की कभी शादी ही ना हो, बस इसी के आगे पीछे घूमते रहे। वही कामना का कुछ और ही रिएक्शन था। उसकी माँ ने कहा था ईवा ने समर को धक्का दिया है, लेकिन वीडियो में तो कुछ और दिख रहा है। तो क्या उसकी माँ ने झूठ बोला? घर जाकर कामना ने अपनी माँ को वीडियो दिखाकर पूछा, माँ क्या आपने झूठ कहा था? लतिका का कामना से भी बुरा हाल था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था ये वीडियो सबके सामने आ जाएगी। अगर साहब और मेम साहब ने देख ली तो उसकी नौकरी ही चली जाएगी। लेकिन लतिका कामना को इस सब से दूर रखना चाहती थी। उसने अनजान बनकर कहा, मैंने जो देखा वही कहा है। तो ये वीडियो? कामना ने भौहें से कोड़कर कहा, हो सकता है वीडियो झूठी हो। लतिका उंगलियां मरोड़ने लगी। कामना ने यकीन कर लिया उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये जरूर माथुर फैमिली ने ईवा को बचाने के लिए फेक वीडियो बनाकर पोस्ट की होगी। कामना को समझाने के बाद लतिका ने सरिता को फोन लगाया। अब क्या है, कोई खबर मिली? नहीं मैडम, वो वीडियो तो आपके पास थी, वो वायरल कैसे हो गई? मुझे क्या पता। और हाँ खबरदार, मेरा नाम उगला तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना सकती हूँ तो बिगाड़ भी सकती हूँ, सरिता ने धमकी दी। नहीं मैडम, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? लतिका घबराकर बोली। वो तुम्हारी टेंशन है, और वैसे भी तुमने अपनी खूबसूरत बेटी को भेजा था ना समर के पास, तो कहो उससे समर को अपने वश में कर ले, जिससे वो किसी से कुछ ना कहे। मैडम,
सरिता ने फोन रख दिया। ईवा रात अपने कमरे में थी। इन दिनों उसे एक पल की फुर्सत नहीं थी। तभी उसे आनंद का कॉल आया। ईवा जल्दी यहाँ आओ। मनन। मनन? क्या हुआ मनन को? ईवा पता नहीं क्यों घबरा गई। मनन के हाथ पर बहुत बड़ा कट लग गया है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। अभी भी जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। मैं अभी आती हूँ। ईवा जल्दी से बाहर निकल गई। 5 मिनट में ही वो जिम के बाहर खड़ी थी। मनन अभी भी ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहा था। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मनन ने सिर घुमाया और उसकी और ईवा की नजरें मिल गई। 2 पल ऐसे ही देखने के बाद मनन ने ट्रेडमिल बंद करके अपने बॉडीगार्ड से टॉवल लेकर पसीना पोंछा और एक स्वेटशर्ट डालकर सोफे पर बड़े लेजी स्टाइल में बैठ गया। ईवा तुम आ गई। ये देखो इसके हाथ से कितना खून निकल रहा है। आनंद घबराकर बोला, अगर मनन को उनके घर कुछ हो गया तो मनन के दादाजी उन्हें ऊपर ही पहुंचा देंगे। ईवा ने बॉडीगार्ड से कहा, ब्रिंग मी मेडिकल किट एंड वार्म टॉवल। बॉडीगार्ड ने डरते हुए एक नज़र मनन को देखा। उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारे साहब को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी लोगे? ईवा ने बॉडीगार्ड को घूरा। बॉडीगार्ड ने सोचा, मैडम सही कह रही है, साहब का गुस्सा सहन कर लूंगा, लेकिन साहब को कुछ हो गया वो नहीं। मनन की गुस्से वाली निगाहें इग्नोर करके बॉडीगार्ड मेडिकल किट लेने चला गया। मनन का मुंह देखने लायक था। पहली बार किसी ने उसका ऑर्डर अनसुना किया था। आनंद को हंसी आ गई। मनन ने उसे घूरा। आनंद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अपना हाथ आगे करो, ईवा ने ऑर्डर देते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं कराना, यू जस्ट लीव। मनन ने बेरुखी से कहा। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी परवाह करते हुए लोगों की जान निकल जाती थी। ईवा मनन को अपनी गोल गोल आंखों से देखती रही। अब मनन को लगा अगर उसने ईवा की बात नहीं मानी तो ईवा रोने ही लगेगी। मनन ने अपना हाथ आगे करके मुंह घुमा लिया, जैसे कह रहा हूं मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। ईवा ने मनन का घान पहले गर्म पानी से साफ किया, फिर डिसइंफेक्टेंट लगाया। अपने हाथों पर ईवा के नाजुक हाथों का स्पर्श पाकर मनन के शांत दिल में हलचल मच गई। उसने धीरे से ईवा की तरफ देखा। ईवा बहुत ध्यान से उसके पट्टी कर रही थी। मनन ईवा पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। इसे पानी से बचाना, ईवा ने कहा। मनन ने बिना कुछ सोचे हाँ में सिर हिला दिया। आनंद ने बार बार अपनी आंखें रगड़ी। ये मनन ही है ना? डेविल मनन। ईवा के बारे में सारी पॉजिटिव खबरें देखकर सोफी बहुत चिढ़ी हुई थी। तभी उसकी चमचियों ने उसे आइडिया दिया। बॉस, हम ईवा का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी दोस्त गुंजन को सबक सिखा सकते हैं। आजकल दोनों में खूब जमती हैं। सही कहा, अब देखती जाओ। सोफी का कमाल। गुंजन अपने घर जा रही थी। रास्ते में गली पड़ती थी जहां से वो अभी निकल रही थी। तभी किसी ने उसके सिर पर बोरी डाल दी और उसे पकड़ने लगे। अचानक हुए इस हमले से गुंजन सकपका गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाथ पैर मारने लगी, लेकिन वो अकेली और वो 4-5 गुंडे जो उसे मार रहे थे और छेड़ रहे थे। गुंजन स्वभाव से ही डरपोक थी। ऐसे में इस हादसे से वो बुरी तरह हिल गई थी। उसे लग रहा था ये लोग उसके साथ गलत करेंगे। गुंजन अपना सिर पकड़कर रोने लगी। आज के बाद ईवा से दूर रहना, एक गुंडे ने धमकी देते हुए कहा। तभी एक लंबी सी लड़की आई और उन गुंडों को एक लड़की को सताता देख उनकी धुलाई कर डाली। गुंडों को अपनी नानी याद आ गई। आर्या ने लड़की के सिर से बोरी हटाई और हैरान होकर बोली, तुम तो ईवा की दोस्त हो ना? गुंजन कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो लगातार कांप रही थी। उसकी हालत देखकर आर्या ने अपना कोट गुंजन को पहनाया और एक गुंडे का मुंह पकड़कर बोली, बोल किसने भेजा है तुम्हें? हमें कुछ नहीं पता, हमें तो डार्क वेब पर डील मिली थी 10,000 रुपए में, गुंडा रोते हुए बोला। आर्या ने गुंडों को पुलिस के हवाले किया और गुंजन को हॉस्पिटल ले गई। ईवा को जैसे ही खबर मिली वो तुरंत वहां पहुंच गई। आर्या ने उसे सब कुछ बता दिया था। ईवा, मुझे लगता है ये फिर तुम्हारे किसी दुश्मन का काम है। ईवा ने हाँ में सिर हिलाया। उसे बहुत आत्मग्लानि महसूस हुई। उसकी वजह से आज गुंजन की ये हालत हुई। गुंजन के कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, लेकिन जगह जगह मारपीट के निशान थे। सॉरी, ईवा ने सिर झुकाकर कहा। उसे नहीं पता था इससे ज्यादा वो क्या कहे, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। अगर गुंजन ने उससे दोस्ती ना की होती तो शायद उसके साथ ये सब ना हुआ होता। गुंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी सदमे में थी।
ईवा मुड़कर जाने लगी। शायद उसके नसीब में किसी की दोस्ती, किसी का प्यार था ही नहीं, एक ही दोस्त बनी थी, वो भी उससे अब नफरत करने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईवा ने मुड़कर देखा, गुंजन उसे ही देख रही थी। मैं तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। वो लोग कौन होते हैं मुझे ऑर्डर देने वाले? मुझे सिर्फ इतना पता है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। ईवा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गुंजन से वादा किया, आई प्रोमिस, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। हम सम्राट के दोस्त मृत्युंजय ने ईवा को फोन किया। ईवा, मैंने डार्क वेब से वो डील डिलीट कर दी है। ये डील जिस आईडी से पोस्ट हुई है उसका एड्रेस तुम्हारे कॉलेज के चेयरमैन मिस्टर भूषण के घर का है। जब से सम्राट को ईवा के कॉलेज में हो रही साइबर बुलिंग का पता चला था, उसने अपने दोस्त मृत्युंजय को ईवा से रिलेटेड सभी खबरों पर नजर रखने के लिए कह दिया था। मृत्युंजय हैकर था। ईवा समझ गई ये किसका काम है। अपना अपमान उसने सहन कर लिया था, लेकिन अपने दोस्तों का नहीं करेगी। समय आ गया है सोफी को सबक सिखाने का। अगली सुबह संडे था। सोफी घर में अपनी दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रही थी। तभी धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला और मिस्टर भूषण अंदर आए। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। डैड, क्या हुआ? मैं तो बस वीडियो गेम खेल रही थी। मिस्टर भूषण ने सोफी के जोरदार थप्पड़ मारा। अब की बार थप्पड़ इतना तेज था कि सोफी के होठों किनारे से खून निकलने लगा। बदतमीज लड़की, जब देखो मुसीबत मुसीबत देने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? आपने फिर मुझे मारा। सोफी गुस्से में फुफकारी। मैंने किया क्या है? क्या किया है? अरे कितनी बार मना किया था कि ईवा से पंगा मत लो, ईवा से पंगा मत लो, लेकिन नहीं, मेरी सुननी नहीं है। ईवा, लेकिन मैंने तो अब की बार सब कुछ बहुत सावधानी से किया था, वो भी उस गुंजन के साथ, और कोई सबूत भी पीछे नहीं छोड़ा था। सोफी बुदबुदाई। वो चाहती थी गुंजन डरकर ईवा से दोस्ती तोड़ दे, जिससे ईवा अकेली पड़ जाए। मिस्टर भूषण ने सब सुन लिया। उन्होंने गुस्से में सोफी का माथा ठोका। तुम्हारे जैसी औलाद हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत, पढ़ने लिखने में जीरो, और ये गुंडागर्दी करवा लो बस। तभी दरवाजा फिर खुला और मनन अंदर आया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स और ईवा भी थी। मनन जाकर सोफे पर लेजी स्टाइल में बैठ गया। सोफी बुरी तरह डर गई। ईवा मनन को कैसे जानती है? सोफी बुरी तरह डर गई। ईवा मनन को कैसे जानती है? ईवा सोफी के सामने आई। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। शायद तुम भूल गई, तुम्हारी वीडियो अभी भी मेरे पास है। ये सुनकर सोफी के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मुझसे वादा किया था। वादा दोनों तरफ से निभाया जाता है, और तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? सोफी को लगा उसने अपने कारनामों का कोई सबूत नहीं छोड़ा था। डार्क वेब, गुंडे, गुंजन पर हमला, कुछ याद आया। सोफी आंखें फाड़े ईवा को देखने लगी। मिस्टर भूषण को नहीं पता था दोनों किस वीडियो की बात कर रही हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें उनका जवाब मिल गया। उन्हें कॉलेज के शेयर होल्डर्स की तरफ से चेयरमैन पद से हटा दिया गया, और साथ में एक वीडियो उनके फोन पर आया। वीडियो में सोफी ईवा को धमकी दे रही है कि वो चेयरमैन की बेटी है तो कुछ भी कर सकती है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ही नहीं, सोफी बच्चों से हफ्ता वसूली भी करती थी। उन सभी बच्चों ने सोफी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। ये बात मिस्टर भूषण को भी पता थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। उन्हें पता था कोई बच्चा उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन आज मनन के सपोर्ट से सारे बच्चे उसके खिलाफ आ गए। सिर्फ चेयरमैन का पद ही नहीं, बल्कि मिस्टर भूषण की कंपनी के स्टॉक्स भी गिरने लगे। उन्हें लग रहा था वो बस बेहोश ही हो जाएंगे। भूषण को पता था सिर्फ मनन ही उसकी मदद कर सकता था। वो मनन के पैरों में गिर गया। ओब्रोए साहब, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा वादा है आज के बाद सोफी कुछ गलत नहीं करेगी, बस इस बार हमें माफ़ कर दीजिए। मनन माफ़ी नहीं, सजा देता है, मनन ने डेविल स्माइल के साथ कहा और ईवा के साथ चला गया। जल्द ही समर की सर्जरी का दिन भी आ गया। सुबह से पूरा माथुर परिवार इंस्टीट्यूट में आ गया था। सर्जरी 1 बजे होने वाली थी। माथुर फैमिली डॉक्टर मिरेकल से मिलना चाहती थी, लेकिन अभी तक डॉक्टर मिरेकल आए नहीं थे। ईवा दूसरे एंट्रेंस से आए और सर्जरी रूम में चली गई। समर को एनेस्थीसिया दे दिया गया था और वो बेहोश था। ये सर्जरी बहुत मुश्किल थी। समर के हाथों की नसों में कांच घुस गया था। उन नसों की सर्जरी बहुत बारीकी से करनी थी। 5 घंटे बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। समर को स्ट्रेचर पर ऑपरेशन रूम के बाहर निकाला गया।
कॉन्ग्रेचुलेशन, सर्जरी सक्सेसफुल रही, इन्हें कुछ समय में होश आ जाएगा, तन्मय ने कहा। ये सुनकर पूरा माथुर परिवार खुशी से झूम उठा। फाइनली समर का हाथ ठीक हो गया, फिर से उनके घर में खुशियां लौट आएंगी। डॉक्टर मिरेकल कहाँ है? राघव जी ने पूछा। अभी तक उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं था। डॉक्टर मिरेकल ने उनके जीवन में सचमुच का चमत्कार ही कर दिया था। वो तो चले गए, तन्मय मुस्कुराया। वो सोच रहा था क्या होगा जब इन सबको पता चलेगा जिसे वो इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, वो तो हमेशा से उनके पास थी। चले गए, ये सुनकर माथुर परिवार मन महसूस कर रह गया। इधर आईसीयू के दूसरे रूम में ईवा को आईवी ड्रिप लगाई गई थी। वैसे तो वो ठीक थी, लेकिन 5 घंटे लगातार इतनी कठिन सर्जरी से उसे चक्कर आ गए थे। अभी वो दवाई के असर से सो गई थी। उसे एक सपना आया, सपना ईवा का। वो बहुत अकेली पड़ चुकी थी। केशव के धमकाने पर उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। सब उससे नफरत करने लगे थे, सब उसे मुसीबत समझते थे। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। ईवा ने उसकी तरफ बेजान आंखों से देखा। कौन हो तुम? मनन ओबरॉय, जिस केशव से तुम प्यार करती हो, उसका सबसे बड़ा राइवल। केशव का नाम सुनकर भी ईवा के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। शायद इतना सब होने के बाद प्यार खत्म हो चुका था, या दर्द प्यार से ज्यादा था, कहना मुश्किल था। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? मनन उत्सुकतावश बोला। उसने डॉक्टर से पूछा था। ईवा कैंसर के लास्ट स्टेज में थी, उसके पास बहुत कम समय ही बचा था। मनन ईवा को नहीं जानता था, वो उससे पहली बार ही मिल रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था, केशव से प्यार करने के चक्कर में इस लड़की ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। पछताने से क्या होगा? मैंने सबको बहुत दुख दिया है, बहुत गलत किया है, वो भी सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए। अगर दूसरा जन्म होता है तो मेरी यही इच्छा है कि उस जन्म में मैं प्यार का मतलब ही ना समझूं, ना मुझे दर्द में आंसू आए, ना खुशी में मुस्कान। मेरे दिल में धड़कन हो लेकिन भावनाएं नहीं। ईवा ने धीरे से आंखें खोली। सामने आर्या थी। आर्या ने ईवा को बिठाकर पानी दिया। कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम बहुत बेचैन लग रही थी। ईवा ने पानी पिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो सपना था या सच। वो इस नॉवेल की असली ईवा नहीं है। फिर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ये सब उसी के साथ हुआ है? वो दर्द, वो अकेलापन जैसे उसी ने महसूस किया था। समर को होश आ गया था। अभी भी उसके हाथ पर पट्टी थी, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, इसकी खुशी बहुत ज्यादा थी। महीनों बाद समर दिल खोलकर मुस्कुरा रहा था। सरिता भी अपने बेटों अक्षय और सोमित के साथ आई। ऊपर से वो खुश होकर दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जल रही थी। और जले भी कैसे ना? ईवा की बेगुनाही साबित हो गई थी। समर का हाथ ठीक हो गया था। सब खुश थे, जो सरिता बिल्कुल नहीं चाहती। सबकी खुशियां उसकी आंखों में कांटों की तरह चुभती थी। सभी बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे जब दादी माँ अंदर आई और उनके पीछे ईवा भी थी। पहले तो दादी माँ ईवा को नहीं ला रही थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा ईवा ने कुछ गलत थोड़ी ही किया है जो वो मुंह छिपाए। ईवा को दादी माँ की बात मानकर आना पड़ा। ईवा के आते ही सब ऐसे चुप हो गए जैसे पॉज बटन दब गया हो। सरिता के दिल को ठंडक ही मिल गई। अब आएगा मजा, स्माइल विद हॉर्न्स। ईवा कैसी हो तुम? सोमित मुस्कुराकर ईवा के पास आया। उसने बहुत समय से ईवा को नहीं देखा था। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ईवा को अभी भी भाई कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इस सब से बाहर निकलने की। मैं अच्छा हूँ। सोमित खुश था। आजकल उसकी माँ उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करवाती थी। सोमित को भाई सुनकर अक्षत जल भुन गया। ईवा, तुमने सोमित को ग्रीट किया, मुझे नहीं। पेंसिव फेस। और सबसे ज्यादा तो सम्राट का बुरा हाल था। वो ईवा का सगा भाई था और बड़ा भी, लेकिन उसे ईवा ने अब तक भाई नहीं पुकारा था। समर ने अभी वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी अब उसे ईवा के प्रति अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। ईवा उससे लड़ी तो इसलिए ही तो लड़ी क्योंकि उसकी बहन को उसकी चिंता थी, नहीं तो उसे क्या फर्क पड़ता, कामना उसे धोखा दे या उसका इस्तेमाल करे। उस दिन अगर उसने ईवा की बात ध्यान से सुनी होती, उसे समझने की कोशिश करता, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। ईवा, तुम इसे इग्नोर करो, ये जल रहा है। सोमित ने अक्षत को चिढ़ाया। कौन जल रहा है? अक्षत ने सोमित को आंखें दिखाई और उसे धक्का देकर खुद ईवा के सामने आ गया। अक्षत एक सुपरस्टार था, उसने अच्छी बॉडी बना रखी थी। बेचारे सोमित को उसने एक झटके में साइड कर दिया।
सुमित अक्षत को गुस्से में घूरने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। क्राई बेबी, मुझे भी भाई बुलाओ, अक्षत आंखें टिमटिमाते हुए बोला। कोई परेशान नहीं करेगा मेरी ईवा को, दादी माँ ने अक्षत को दूर कर दिया। सुमित मुंह दबाकर हंसने लगा। राघव जी ईवा के पास आए। ईवा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें क्या लगता है मैं ईवा की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती? दादी माँ ने राघव जी को घूरा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हूँ ईवा, मैं कुछ दिन के लिए फ्री हूँ, क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चले? क्योंकि ईवा घर आने को तैयार नहीं थी, राघव जी ने ये आइडिया सोचा शायद वो बाहर जाएंगे, एक साथ घूमेंगे तो ईवा फिर उन्हें अपना ले। ईवा ने 2 पल राघव जी को देखा। अचानक उसके दिल में वही सपना आया जब केशव के डराने पर सबने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। ईवा को बहुत तकलीफ हुई। उसने राघव जी से कहा, मेरे पास समय नहीं है। राघव जी को बहुत दुख हुआ। जब ईवा बहुत छोटी थी, रोज उनके पैरों से लिपटकर घूमने जाने की जिद करती थी, तब उनके पास समय नहीं होता था। और आज वो दिन आ गया जब उनकी बेटी के पास समय नहीं है, लेकिन वो किसको दोष दे सकते थे? ये सब उन्हीं की गलतियों का परिणाम था। सरिता के दिल में फूल खिल रहे थे। आज बहुत दिनों बाद कामना के साथ कुछ अच्छा हुआ। जिस बस से वो आती थी, आज उसी बस में केशव भी था। बस से उतरकर केशव जाने लगा। कामना को पता नहीं क्या हुआ, वो भी केशव के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद केशव पीछे मुड़ा। कामना को अपने पीछे देखकर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे जानती हो? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? हेलो सीनियर, मैं कामना, आप हमारे कॉलेज में स्पीच देने आए थे। कामना शर्माते हुए बोली। वैसे वो किसी से नहीं शर्माती थी, लेकिन आज केशव के सामने वो बहुत नर्वस फील कर रही थी। उसके गाल भी गुलाबी हो उठे थे, जबकि केशव के चेहरे पर एकदम ठंडे एक्सप्रेशन थे। सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें जानने की जरूरत है। केशव चला गया। कामना वहीं खड़ी देखती रह गई। उसने एक ठंडी आह भरी। वैसे भी उसका और केशव का मिलना असंभव था। वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि उसे ईवा दिखी, वो भी केशव के साथ। केशव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे अभी जो सर्द इंसान था वो कोई और ही था। कामना ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि केशव और ईवा केशव की मां का इलाज कर रही थी। समर की सर्जरी होनी थी, लेकिन केशव की मां का केस बिल्कुल अलग था। उनके खून में ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे उनके ऑर्गन फेल हो रहे थे। इसलिए केशव की मां को इंस्टीट्यूट में ही एडमिट कर लिया गया था। ईवा बहुत बार केशव की मां से मिल चुकी थी और केशव को भी पता चल गया था कि ईवा उसकी मां का इलाज कर रही है। जैसे ही उसे पता चला, उसने तुरंत ईवा को मिलने के लिए मैसेज किया। ईवा मान गई, क्योंकि पेशेंट की फैमिली से मिलना उसका काम था, लेकिन फिर भी वो केशव से दूर ही रहना चाहती थी। वो दोनों आज एक कैफे में थे, दोनों विंडो सीट के पास बैठे। केशव ने अपने लिए कॉफी और ईवा के लिए मिल्क शेक ऑर्डर किया। ईवा कहना चाहती थी कि उसे भी कॉफी पीनी है, लेकिन फिर वो चुप ही रह गई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, 1 महीने तक मैंने तुम्हें पढ़ाया। केशव थोड़ा शर्माकर बोला। कहाँ ईवा, इतने बड़े इंस्टीट्यूट की डॉक्टर, उसे क्या जरूरत थी उससे पढ़ने की? उल्टा खुद ईवा उसे पढ़ा सकती थी। लोग अलग अलग चीजों में स्पेशलिस्ट होते हैं, ईवा ने कहा। तुम्हें मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी जिंदगी में भी डॉक्टर नहीं बन सकता। वैसे मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान बच गई, केशव ने दिल से कहा। डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। और दूसरा वो एग्रीमेंट, तुमने मुझसे एग्रीमेंट क्यों साइन करवाया? केशव कंफ्यूज होकर बोला। उसकी मां के इलाज से पहले उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया था कि भविष्य में उसे एक वादा पूरा करना होगा। उस समय केशव ने बिना सोचे समझे साइन कर दिया। अपनी मां की जान बचाने के लिए वो अपने डेथ सर्टिफिकेट पर भी साइन कर देता, लेकिन अब जब ईवा डॉक्टर है तो उसे उस एग्रीमेंट की बात सोचकर कुछ अजीब लगा। ईवा सच नहीं बता सकती थी कि उसे पता है भविष्य में केशव बहुत पावरफुल इंसान बनने वाला है और मनन की जान का दुश्मन। मनन की जान बचाने के लिए ये उसका पहला कदम था। आई बिलीव तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तब ये प्रोमिस काम आएगा, बिकॉज आई लव मनी, ईवा ने बिल्कुल सीरियस फेस बनाकर कहा। केशव एक पल तो उसका चेहरा देखता रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने पहली लड़की देखी थी जो इतना सीरियसली कह रही थी आई लव मनी। केशव पहले ही बहुत हैंडसम था, लेकिन हंसते हुए वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कैफे में मौजूद सारी लड़कियां केशव को देखकर मोहित हो गई। वही मासूम ईवा को कुछ समझ नहीं आया कि केशव हंस क्यों रहा है।
इसी तरह कुछ बातें करने के बाद दोनों बाहर निकल गए। कामना कैफे के उस पार बुक स्टोर की खिड़की से सब देख रही थी। उसके दिल में जैसे छुरियां चल रही थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि जो भी उसके साथ बुरा हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं ईवा है। कामना ने ईवा और केशव की फोटो खींच ली जिसमें केशव ईवा को देखकर मुस्कुरा रहा था। पता नहीं कामना ने ऐसा क्यों किया। शायद वो अपने दिल को समझाना चाहती थी कि जैसा उसे दिख रहा है वैसा नहीं है, लेकिन जितना वो उस तस्वीर को देखती उतना ही उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। अगले कुछ दिनों तक बार बार कामना फोन निकालकर वही फोटो देखने लगती। ये ईवा है ना? किसके साथ है ये? पीछे से आए संजू ने फोटो देख ली। कामना ने जल्दी से अपना फोन छिपा लिया। अरे दिखा ना, ये लड़का तो मैंने देखा है। अरे हाँ, ये तो केशव है जो हमारे कॉलेज में आया था। ये ईवा का बॉयफ्रेंड है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कामना को केशव ईवा का बॉयफ्रेंड सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं क्या कहती हूँ, इस फोटो को कॉलेज फोरम पर पोस्ट कर देते हैं। इस फोटो को कौन सा हमने एडिट किया है तो असली ही ना। फिर देखना सब अपने आप ईवा के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगेंगे। आजकल बहुत उड़ रही है वो स्माइल विद हॉर्न्स। कामना सोच में पड़ गई। ये देखकर संजू ने एक बार फिर कामना को समझाया, तू ये फोटो मुझे भेज दे, मैं अपनी आईडी से पोस्ट कर दूंगी, फिर तेरा नाम भी नहीं आएगा। कामना पहले ही जलन की भावना से ग्रस्त थी। ऐसे में संजू का आइडिया उसके जख्मों पर मलहम की तरह था। उसने फोटो संजू को भेज दी। अगले दिन ईवा कॉलेज आई। उसे नहीं पता था लोग उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। वो बहुत बिजी थी। केशव की मां का इलाज और मनन के जो कट लगा था, तब उसने डिसाइड किया था कि वो स्कार रिमूवल क्रीम बनाएगी। उसकी भी रिसर्च वो कर रही थी। उसके पास फालतू का समय नहीं था कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। ईवा अपना काम कर रही थी कि गुंजन ने उसे हिलाया। ईवा देख, तेरे खिलाफ सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ईवा ने फोरम वेबसाइट देखी। ट्रेडिंग न्यूज थी, कामना द इंटेलिजेंट एंड ईवा द शेमलेस। कामना ने अब तक बहुत सारे अवार्ड पाए थे। एग्जाम में टॉप करने के साथ ही बहुत सारे कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था। इस बार के केमिस्ट्री कंपटीशन के अलावा बाकी सारे कंपटीशन में उसने टॉप किया था। अभी अभी उसे कॉलेज के बायोलॉजी कंपटीशन में 3000 रुपये मिले थे। वो स्पोर्ट्स में भी आगे थी। इन टोटल वो एक सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर लड़की थी जो सभी बच्चों के लिए रोल मॉडल थी। दूसरी तरफ थी ईवा। कामना ने अब तक बहुत सारे अवार्ड पाए थे। एग्जाम में टॉप करने के साथ ही बहुत सारे कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था। इस बार के केमिस्ट्री कंपटीशन के अलावा बाकी सारे कंपटीशन में उसने टॉप किया था। अभी अभी उसे कॉलेज के बायोलॉजी कंपटीशन में 3000 रुपये मिले थे। वो स्पोर्ट्स में भी आगे थी। इन टोटल वो एक सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर लड़की थी जो सभी बच्चों के लिए रोल मॉडल थी। दूसरी तरफ थी ईवा की केशव के साथ फोटो जिसमें वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। साथ ईवा के रिजल्ट सबको पता था। ईवा पढ़ने में भी जीरो है, ऊपर से घमंडी भी। पैसों के दम पर उसने केशव को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। इतनी सी उम्र में डेटिंग, बिल्कुल बेशर्म है ये लड़की। सभी कामना और ईवा का कंपैरिजन करने लगे। कामना जहां सबकी नजरों में महान और संस्कारी थी, वहीं ईवा बदतमीज और बेगैल। ईवा को कामना की तारीफ से जरा भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन केशव के साथ जो उसका नाम जोड़ा जा रहा था वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। केशव के नाम से ही उसे एक अनजान डर लगता था। ईवा ने अपने कॉन्टैक्ट से फोरम की पोस्ट डिलीट करवा दी। सोफी आजकल घर में बंद थी, उसके ऊपर केस भी चल रहा था। सोफी को पैसों की बहुत तंगी थी। फोरम पर पोस्ट उसने भी देखी। आज उसे ईवा की जगह कामना की पोस्ट देखकर ज्यादा दिलचस्पी हुई। जब से उसके ऊपर केस हुआ था उसके सारे दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था। सोफी को लगा कामना सबसे अलग है, वो जरूर उसकी मदद करेगी। सोफी ने कामना को फोन लगाया। कामना, मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ बोलो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये सुनते ही कामना एक पल को चुप हो गई, फिर हिचकिचाकर बोली, सोफी तू तो जानती है मेरी आर्थिक स्थिति, पैसों के अलावा तो कुछ भी मांग ले, बस पैसे मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने पोस्ट देखी, तूने अभी बायोलॉजी कंपटीशन में प्राइज मनी जीती है। वो तो सिर्फ 3000 रुपये है। कोई नहीं, तू मुझे 3000 ही दे दे। कामना की बोलती बंद हो गई। एक तो तलाक के लिए वकील को देने के लिए पैसा चाहिए था, ऊपर से सोफी के जो हालात हैं वो जल्दी तो उसका पैसा लौटाएंगी नहीं। कामना, सोफी अभी भी कामना के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। सोफी, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे लिए 3000 ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। फिर माँ के डाइवोर्स का केस भी है।
कुछ और मदद हो तो मैं जरूर करूंगी। सोफी ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। वो जानती थी उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगा। वो कामना के पैसे जल्दी ही लौटा देती। समर अभी भी हॉस्पिटल में था। उसका हाथ अब चलने लगा था, लेकिन अभी रोज उसे एक्सरसाइज करनी होती थी। समर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन दो चीजें थीं जिन्हें सोचकर वो दुखी रहता था। पहला, कड़वी दवाई। डॉक्टर रोज उसे काढ़े जैसा कुछ पिलाते थे जिससे समर को 1 घंटे तक कड़वा कड़वा लगता था, लेकिन अपने हाथ ठीक होने के लिए उसे दवाई लेनी पड़ती थी। समर को ये नहीं पता था कि तन्मय और आर्या जानबूझकर उसे वो कड़वा काढ़ा पिलाते थे ईवा की तरफ से बदला लेने के लिए। दूसरा, समर जब भी ईवा के बारे में सोचता था उसे बहुत दुख होता था। ईवा बदल सी गई थी। उसने भी गुस्से में ईवा को कितना सुनाया, यहाँ तक उससे जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ने की भी बात कही, लेकिन ईवा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। समर अब वापस कॉलेज जाना चाहता था। कॉलेज का हालचाल और ताज़ा खबर जानने के लिए उसने कॉलेज फोरम की वेबसाइट खोली। लेटेस्ट न्यूज थी, ईवा का सच, ईवा बेगुनाह है। इसी के नीचे एक वीडियो भी थी। समर ने कांपती उंगलियों से प्ले बटन दबाया। वो सिर्फ वीडियो थी, लेकिन वीडियो देखकर ही समर के जहन में वो सारी बातें ताज़ा हो गई। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों के चेहरे गुस्से में तमतमा रहे थे। ईवा गुस्से में बोली, समर मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी के अभी उस कामना से दोस्ती तोड़ो। मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं देखना चाहती। वो सिर्फ एक मेड है। वो मेड नहीं है, उसकी माँ मेड है। और तुम्हें उससे इतनी दिक्कत क्यों है? समर भी गुस्से में बोला, वो मेड है, वो हमारे घर में रहती है, हम लोग उसका सारा खर्चा उठाते हैं। वो मेड नहीं तो क्या है? और फिर भी वो तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रही है। मैं उसे उसकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम उसके पास नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। ओ माय गॉड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके पीछे पड़ गई हो। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैं किसे अपना दोस्त बनाऊंगा, ये मेरी चॉइस है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन ज्यादा जरूरी है या वो कामना? तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? तुम दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम मेरी बहन हो और वो मेरी दोस्त। मैं किसी एक को नहीं चुन सकता। ओके फाइन, ईवा ने सिर हिलाया। मैं ना दादी माँ से कहकर उसको नौकरी से निकलवा दूंगी। मुझे उस कामना से नफरत है। आई हेट हर। सुना तुमने? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ भी नहीं। समर चिल्लाया, तुम्हारी जिद की वजह से उन्हें कितना नुकसान होगा कुछ पता भी है तुम्हें? मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। मैं माथुर फैमिली की बेटी हूँ और वो हमारी मेड। मुझे वो पसंद नहीं है। मैं उसे नौकरी से निकालना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? कहीं और भी नौकरी मिल सकती है उन्हें। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समर ने गुस्से में ईवा को देखा। यू नो वॉट, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। समर मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसका पैर हवा में ही रह गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कता चला गया। नीचे रखा शोपीस उसके टकराने से गिर गया और उसका कांच समर की हथेली और उंगलियों में गड़ गया। समर एक जोरदार चीख के साथ बेहोश हो गया। ईवा ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, जो खाली ही रह गया। उस पल वो सुन्न पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। समर खुद सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। समर खुद सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? समर पछतावे की आग में जलने लगा। उसने जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया और कॉलेज जाने का फैसला किया। आज समर ने वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। उसके हाथ पर अभी भी पट्टी थी। उसके आते ही फोरम पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ओ माय गॉड, समर कॉलेज आया है। माय पियानो प्रिंसेस बेक। लेकिन समर का हाथ तो खराब हो गया था। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़े सर्जन ने समर की सर्जरी की है। अब वो बिल्कुल ठीक है। क्या? मैं तो उस सर्जन की फैन हो गई। फाइनली हम समर का पियानो फिर सुन पाएंगे। समर अपनी क्लास में आया। जैसा मैंने पहले भी बताया था, समर और कामना क्लासमेट्स थे। सभी स्टूडेंट्स आकर समर से उसका हाल चाल पूछ रहे थे, लेकिन कामना उसके पास नहीं आई। वो किस मुंह से आती? आजकल समर उसके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करता था। कामना की भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इसलिए उसने भी मैसेज करना बंद कर दिया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था समर अचानक बदल कैसे गया। समर ने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा,
मैं समझता हूँ तुम सभी ने वो वीडियो देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद गिरा था, मेरी बहन की इसमें कोई गलती नहीं थी। सो प्लीज़ आज के बाद कोई भी उसे गलत या उल्टा सीधा नहीं कहेगा। डोंट वरी समर, हमें पता है, हाँ हम ईवा को कुछ नहीं कहेंगे। सबने कहा। कामना को बहुत अजीब लग रहा था। अब तो समर भी खुद कह रहा है ईवा इनोसेंट है, जबकि उसकी मां ने अपनी आंखों से ईवा को समर को धक्का देते हुए देखा था। तो क्या माथुर फैमिली ने समर को ये सब कहने के लिए कहा है? क्या समर और उसकी फैमिली ईवा को इतना स्पॉइल करना चाहते हैं कि उसके गलत में भी उसका साथ दे रहे हैं? लंच टाइम में समर कैफेटेरिया में आ गया, क्योंकि वो दूर से ही सही बस ईवा को देखना चाहता था, लेकिन उसके पास जाने की, उससे नज़रें मिलाने की समर में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर में उसे ईवा दिख गई। वो अपनी दोस्त गुंजन के साथ लंच कर रही थी। समर खाते हुए बार बार ईवा को देखता। उसके दोस्त ने ये देखकर कहा, तू उसे इतना ही मिस कर रहा है तो जाकर उसके साथ लंच कर ले। नहीं, समर ने सिर नीचा कर लिया। ईवा ने आज लाइट ब्लू फ्लोरल ड्रेस पहनी थी, बालों की पोनी टेल और चेहरे पर नो मेकअप। दूसरे दोस्त ने ईवा को देखते हुए चमकती आंखों से कहा, वैसे समर तेरी बहन है बहुत खूबसूरत, एकदम बाबी डॉल लगती है, स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही समर गुस्सा हो गया। खबरदार मेरी बहन की तरफ देखना भी तो तेरी आंखें नोच लूंगा, पाउटिंग। समर का दोस्त घबराकर चुप हो गया। दूसरी ओर संजू और कामना भी कैफेटेरिया में लंच कर रही थी। संजू कामना से बोली, कामना तू समर के साथ लंच क्यों नहीं कर रही? संजू कामना का इस्तेमाल करके समर के करीब जाना चाहती थी। शायद उसकी बहन को अच्छा ना लगे। कामना बोली, उसे अपनी इमेज बहुत प्यारी थी। अब वो ये तो कह नहीं सकती थी कि समर उससे बात नहीं कर रहा, तो उसने सारा दोष ईवा पर लगा दिया। ये सुनते ही संजू जी भरकर ईवा को कोसने लगी। समझती क्या है खुद को? उसका भाई है तो क्या किसी लड़की से दोस्ती नहीं करेगा? घमंडी चुड़ैल कहीं की। चुप हो जा, कहीं वो सुन ना ले। कामना ने कहा, सुनेगी तो सुन ले, मैं डरती हूँ क्या उससे? उसी समय कामना को उसकी माँ का फोन आया। कामना ने बाहर आकर जैसे ही फोन उठाया, उसे अपनी माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कामना बुरी तरह घबरा गई। माँ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कामना। दूसरी तरफ से लतिका के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ हुआ क्या है? साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? हाँ, और उन्होंने एक दिन का भी समय नहीं दिया। मैं सारा सामान लेकर घर के बाहर खड़ी हूँ, लतिका सिसकते हुए बोली। लेकिन उन्होंने कुछ तो कहा होगा। वो ऐसे कैसे हमें निकाल सकते हैं? सम्राट बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि अब उन्हें 2 मेड की जरूरत नहीं है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। जब कामना माथुर मेंशन आई, उसकी माँ बाहर बहुत सारे बैग के साथ खड़ी थी। कामना को बहुत बुरा लगा। वो दौड़ती हुई लतिका के पास पहुंची। माँ। लतिका रोते हुए कामना के गले लग गई। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, हम आज होटल में रुक जाएंगे और कल तुम नई नौकरी ढूंढ लेना, सब ठीक हो जाएगा, कामना ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। तभी समर की कार अंदर आए। कामना से रुका नहीं गया। वो दौड़कर उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। ड्राइवर ने जैसे ही कार रोकी, कामना खिड़की के पास आए। समर ने भी लतिका को सारे सामान के साथ बाहर खड़ा हुआ देख लिया था। समर तुम कुछ नहीं करोगे? हमारी इतने सालों की दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? कामना खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। समर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? घर के नौकरों का चार्ज मेरे हाथ में नहीं है। नौकर शब्द सुनते ही कामना 2 कदम पीछे हट गई, फिर अपने आंसू रोककर बोली, ठीक है मैं समझ गई। समर को एक पल बुरा लगा, लेकिन जब उसे अपनी बहन की याद आई तो उसका दिल पक्का हो गया। उसके घरवालों ने फिर भी इज्जत के साथ लतिका को नौकरी से निकाला था, नहीं तो जैसे लतिका ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था, उसे कोई भी अपने घर ना रखे। माँ चलो यहाँ से, कामना लतिका का हाथ पकड़कर बोली। नहीं, मुझे साहब से पूछना है क्यों वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। माँ प्लीज, यहाँ सिर्फ हमारी बेइज्जती होगी। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। कार में से एक सूट बूट वाला आदमी निकला और कामना को देख बोला, क्या आप मिस कामना है? जी। कामना इस आदमी को नहीं जानती थी। आपने 2 साल पहले एक प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल पहुंचाया था। हाँ, कामना याद करते हुए बोली, वो हमारी मालकिन थी। वो जब से आपको ढूंढ रही हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। आप प्लीज हमारे साथ चले। लेकिन
कामना हिचकिचाई। आप घबराए नहीं, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं, हमारी मालकिन बहुत समय से आपसे मिलना चाहती थी। कामना के पास वैसे भी जाने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो और लतिका उस आदमी के साथ चले गए। इतनी महंगी कार देखकर ही लग रहा था कि वो औरत बहुत अमीर घर की थी। कामना कॉलेज आए तो संजू उसके पास आकर बोली, कामना मैंने सुना है तू एड शूट कर रही है। हाँ, कामना को ये एड मिसेज सिंघानिया की वजह से मिला था। मिसेज सिंघानिया वही थी जिनकी कामना ने मदद की थी और फिलहाल कामना और उसकी मां के रहने का इंतजाम भी मिसेज सिंघानिया ने ही किया था। कामना जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। अरे वाह कामना, तेरी तो किस्मत चमकने वाली है, संजू आह भरते हुए बोली। दूसरी ओर माथुर हवेली में ईवा जा रही थी कि अक्षत ने उसका रास्ता रोक लिया। ईवा दूसरी तरफ से जाने लगी, अक्षत वहां खड़ा हो गया। ईवा प्लीज, अक्षत रिक्वेस्ट करते हुए बोला। नहीं, ईवा ने फिर मना कर दिया। दरअसल अक्षत ईवा को अपने नए गाने की म्यूजिक वीडियो में हीरोइन बनाना चाहता था, लेकिन ईवा मना कर रही थी। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, पक्का अपने भाई की इतनी सी बात नहीं मानोगी प्लीज। अक्षत ने हाथ जोड़ लिए, फिर भी ईवा नहीं मानी तो वो नीचे ही लेट गया। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती। ईवा ने अपना माथा पकड़ लिया। ओके, वैसे भी डायरेक्टर उसे देखकर खुद ही भगा देगा। ये गाना, एक्टिंग, डांस, ये सब उसके बस की बात नहीं थी। संडे के दिन अक्षत ईवा को शूटिंग लोकेशन पर ले गया। अक्षत के म्यूजिक ग्रुप का नाम था जुपिटर। जुपिटर और कामना के एड की शूटिंग एक ही कंपनी कर रही थी, लेकिन दोनों अलग अलग जगह थी। लेकिन वॉशरूम जाते टाइम ईवा और कामना टकरा गई। ईवा को देखते ही कामना भड़क उठी, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम्हें हर वो काम क्यों करना होता है जो मैं करती हूँ? ईवा को पता था नोवेल में भी कामना ने एक अमीर औरत की जान बचाई थी जिसने कामना को हीरोइन बनने में मदद की थी। ईवा को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। ना वो कामना और केशव के रिलेशनशिप के बीच आना चाहती थी, ना कामना के करियर के बीच में। अगर उसे पता होता कामना भी यहाँ शूटिंग के लिए आई है तो वो खुद नहीं आती। ईवा निकलकर जाने लगी तो कामना ने ईवा का रास्ता रोक लिया। हम अब तुम्हारे घर की मेड नहीं है, तो अपना ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना। कामना को ईवा बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले भी जब वो समर के साथ कहीं बाहर घूमने जाती थी, ईवा उनके पीछे लग लेती थी। कभी अपने भाई को उसके साथ अकेला ही नहीं छोड़ती थी, जैसे वो उसके भाई को खा जाएगी। और वो केमिस्ट्री कंपटीशन, उसमें भी ईवा ने उसकी देखा देखी भाग लिया और चीटिंग करके जीत गई। हर बार उसके काम में टांग अड़ाती है। तुम ज्यादा सोच रही हो, ईवा ने बिना किसी भाव के कहा। अच्छा होगा यही सच हो, कामना ने मुंह बनाकर ईवा का छोड़ दिया और चली गई। शूटिंग के लिए ईवा को मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया। वो एक शार्ट पिंक टॉप और शार्ट ब्लैक स्कर्ट थी। ईवा के बाद खुले हुए स्ट्रेट थे, सिर पर टियारा था और चेहरे पर लाइट मेकअप। वो एकदम हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी। बेचारे अक्षत को अब पछतावा हो रहा था वो क्यों अपनी बहन को यहाँ लाया, क्योंकि उसकी टीम के सारे लड़के ईवा को घूर घूर कर देख रहे थे और अक्षत का मन कर रहा था सबकी आंखों पर पट्टी बांध दे। ईवा को लगा था डायरेक्टर नाराज होकर उसे वापस भेज देगा, लेकिन डायरेक्टर को सिर्फ लुक्स चाहिए थे। फोटोशूट एकदम परफेक्ट हुआ, यहाँ तक कि डायरेक्टर ने बार बार ईवा की तारीफ भी की। जल्द ही वो एड रिलीज हो गया जिसमें कामना ने रोल किया था। उसे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन कामना जानती थी इतना काफी नहीं है। उसे बहुत सारा पैसा कमाना था जिसके लिए उसे बेस्ट एक्ट्रेस बनना था। तभी सभी स्टूडेंट्स में खलबली मच गई जब सबने देखा जुपिटर की नई म्यूजिक वीडियो की फीमेल लीड ईवा थी। सभी जुपिटर के फैन थे। ईवा को उन्होंने पहली बार इस रूप में देखा था। सभी ईवा की तारीफें करने लगे, लेकिन ईवा के कोल्ड रिएक्शन देखकर सभी उल्टे पांव लौट गए। कामना को लगा उसकी सारी स्पॉटलाइट ईवा ने छीन ली। ईवा जानबूझकर उसे नीचा दिखाती है। पहले वो ईवा को सिर्फ एक बिगड़ी हुई अमीर खानदान की लड़की समझती थी, लेकिन अब उसे ईवा से नफरत होने लगी थी। इस म्यूजिक वीडियो के बाद ईवा को हीरोइन बनने का ऑफर भी मिला, लेकिन ईवा ने मना कर दिया। वो जानती थी कि फिल्म इंडस्ट्री उसके लिए नहीं बनी थी। केशव के दोस्त उसे उठाकर बोले, यार चल ना वीडियो गेम खेलते हैं। केशव पहले हमेशा टेंशन में रहता था, एक बिजनेस बढ़ाने की और एक उसकी माँ की तबीयत, लेकिन उसकी माँ अब ठीक थी। अपनी माँ के बारे में सोचते ही केशव को ईवा की याद आ गई। आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया था, उसे बार बार ईवा की याद आ जाती थी और उसके ख्याल से ही होठों पर मुस्कान
उसके दोस्तों ने जब केशव को अजीब तरह से मुस्कुराते देखा तो वो एक दूसरे को देखकर आंखों से इशारे करने लगे। भाई केशव, कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? एक दोस्त ने केशव की पीठ पर मारा। नहीं। केशव एकदम से हड़बड़ा गया। वो माँ अब ठीक है ना, इसलिए मैं खुश हूँ। केशव ने दोस्तों के साथ खुद को भी समझाया कि यही कारण है जो वो इतना खुश हैं। तभी बहुत सारे सूट बूट वाले आदमी अंदर आए। मिस्टर केशव, हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। थोड़ी देर में पूरे मनाली शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मुंबई की सिंह फैमिली को उसका खोया हुआ बेटा मिल गया है। मिस्टर अजय प्रताप सिंह, केशव के पिता की पत्नी 1 साल पहले मर गई थी। उनकी एक बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। ऐसे में केशव के मिलने का मतलब था वो सिंह एम्पायर का वारिस बनने वाला था। सिंह फैमिली ओब्रॉय फैमिली की टक्कर पर थी। मनन से तो सब डरते थे, लेकिन केशव क्योंकि नया था, सब उससे अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे। केशव अभी मुंबई नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी मां का इलाज चल रहा था। विजय जी ने मनाली में ही एक पार्टी रखी केशव को सिंह फैमिली का मेंबर अनाउंस करने के लिए। माथुर फैमिली को भी इनविटेशन मिला। दरअसल केशव तो सिर्फ ईवा को बुलाना चाहता था, लेकिन अकेले ईवा को बुलाते बनता नहीं, इसलिए उसने पूरी माथुर फैमिली को ही इनवाइट कर लिया। सरिता तो बहुत खुश हुई, उसे पता चला केशव वही है जिसने ईवा को ट्यूशन पढ़ाया था। सरिता जल फूंक कर कोयला हो गई। इस ईवा का नसीब भी कमाल है, एक साधारण लड़का इतने बड़े घर का वारिस निकला। पार्टी का दिन पार्टी शहर के सबसे बड़े रिसोर्ट में रखी गई थी। सभी मेहमान आना शुरू हो गए थे। ईवा राधा और राघव जी के साथ आई थी और सरिता अपने पति श्याम के साथ। राधा को देखते ही उसका शातिर दिमाग घूमने लगा। जब भी राधा और वो साथ किसी फंक्शन में होते थे, राधा हमेशा उसकी लाइमलाइट छीन लेती थी। ईवा ने आज व्हाइट गाउन पहना था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिसेज सिंघानिया भी पार्टी में आई थी कामना के साथ। वो कामना की पूरी मदद कर रही थी। कामना को उन्होंने एक फिल्म साइन करवाई थी। अगर मिसेज सिंघानिया नहीं होती तो कामना इस पार्टी में कभी शामिल नहीं हो पाती। कामना ने ब्लैक गाउन पहना था जिसमें वो ब्यूटीफुल लग रही थी। मिसेज सिंघानिया राधा के पास आई और ईवा को देखकर बोली, राधा तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, वैसे तुम्हारे तो कोई बेटी नहीं थी। राधा कामना को उनके साथ देखकर बोली, ये कामना है, मेरी बेटी जैसी ही है। मिसेज सिंघानिया ने कामना को इंट्रोड्यूस कराया। उन्हें नहीं पता था राधा ऑलरेडी कामना को जानती है। राधा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कामना जहां भी रहे बस उसकी बेटी को परेशान ना करे। ईवा इंट्रोवर्ट थी, इसलिए वो वहां कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। ये देखकर राधा उसे फूड सेक्शन की तरफ ले गई। तभी एंट्री हुई इस पार्टी के हीरो की, केशव। वो सीढ़ियों से नीचे आया। आज उसने ग्रे 3 पीस सूट पहना था। हैंडसम तो वो पहले ही था, लेकिन अब 4 चांद लग गए थे। वो एकदम कोल्ड बिजनेसमैन लग रहा था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। ये थी रंजना, केशव की सौतेली बहन, जो केशव से सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। रंजना का फिगर मॉडल जैसा था। उसने रेड गाउन पहना था। इसी के साथ एंट्री हुई मनन और आनंद की। मनन के आते ही केशव की आधी स्पॉटलाइट गायब हो गई। मनन ने आज ब्लैक 3 पीस सूट पहना था जिसमें वो बवाल लग रहा था। मनन के आते ही रंजना की नज़र सिर्फ उसी पर थी। रंजना अपने सौतेले भाई के लिए मनाली नहीं आई थी, बल्कि सिर्फ मनन के लिए आई थी। वो मनन को पसंद करती थी। मनन ने जैसे ही ईवा को देखा वो उसकी तरफ बढ़ गया। आनंद भी उसके पीछे हो लिया। रंजना तुरंत मनन के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मनन, मुझे लगा नहीं था तुम आओगे। मनन पार्टीज में कम ही जाता था, इसलिए आज रंजना बहुत खुश थी कि फाइनली उसे मनन से बात करने का मौका मिल गया। मनन ने उसे सर्द नज़रों से देखा। मिस, आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ होने की जगह अपने भाई के पास होना चाहिए? रंजना को मनन की सर्द नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो खुद संभाल लेगा। रंजना केशव को अपना भाई नहीं मानने वाली थी। विल यू डांस विद मी? रंजना ने बड़ी उत्सुकता से अपना हाथ मनन की तरफ बढ़ाया। डांस के लिए इनवाइट लड़के को करना चाहिए मिस, मनन ने टेढ़ी मुस्कान दी। रंजना को बुरा नहीं लगा क्योंकि मनन और खुद किसी लड़की को डांस के लिए प्रपोज करें, इम्पॉसिबल। तो क्या तुम मुझे इनवाइट करना चाहते हो? रंजना शर्माकर बोली। वही माथुर फैमिली वहां से जाना चाहती थी। तभी मनन ईवा के सामने आ गया। मिस माथुर, में आई हैव द प्लेजर टू डांस विद यू?
सभी आंखें फाड़े मनन को देखने लगे। सबसे बुरा हाल तो रंजना का था। उसने गुस्से और नफरत भरी नजरों से ईवा को घूरा। मुझे डांस करना नहीं आता। ईवा ने पोलाइटली हमारे मनन साहब को रिजेक्ट कर दिया। वैसे ये सच भी था, ईवा को डांस और सिंगिंग बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन मनन साहब कहाँ हार मानने वाले थे। मनन ने ईवा का हाथ पकड़ लिया। इट्स ओके, मैं सिखा दूंगा। मनन ने ईवा की बहुत बार मदद की थी, वो भी बिना कुछ मांगे, इसलिए ईवा उसे मना नहीं कर पाई। मनन ईवा को डांस स्टेज पर ले गया। सारी लाइट्स डिम हो गई। केशव खुद ईवा के पास आने वाला था, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। फिर उसने स्टेज पर ईवा को मनन के साथ देखा। राधा और राघव जी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उनकी नज़र में मनन ओबरॉय बहुत खतरनाक इंसान था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। सरिता उनके एक्सप्रेशन देखकर कुड़ गई। नाटकबाज है सब के सब। ये ईवा भी बहुत पहुंची हुई चीज निकली। वैसे तो बड़ी भोली बनती है, लेकिन देखो कैसे मनन को अपने वश में कर लिया। और इस राधा को देखो, ऐसे बन रही है जैसे इसकी लड़की युद्ध के मैदान में कूद गई हो, जबकि अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होंगे। वही सबसे दूर ईवा और मनन अपनी ही दुनिया में खोए थे। मनन ने ईवा की कमर पर हाथ रखा तो ईवा के पूरे शरीर में झुरझुरी हो गई। उसे पहली बार ऐसा एहसास हुआ था। उसे ये एहसास बुरा भी नहीं लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी उसके साथ हो क्या रहा है। मनन ने ईवा का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। म्यूजिक के साथ दोनों थिरकने लगे। जल्द ही मनन को समझ आ गया, ईवा झूठ नहीं बोल रही थी, उसे सच में डांस नहीं आता। ईवा बार बार गलती से मनन के शूज पर पैर रख देती। क्या ये तुम्हारा पहला कपल डांस है? मनन ने ईवा के कान में धीरे से कहा। मनन की गर्म सांसें अपनी नाजुक गर्दन पर महसूस करके ईवा को कपकपी छूट गई। हाँ, उसने हल्की सी आवाज में कहा। ये सुनकर मनन को बड़ी खुशी हुई, जैसे उसे अनमोल खजाना मिल गया हो। तुमने तो बहुत लड़कियों के साथ डांस किया होगा। ईवा ने जैसे ही कहा, उसने अपना गुलाबी होंठ दांतों तले दबा लिया। ये क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल था। मनन कितना अच्छा डांस करता है, जरूर उसने बहुत लड़कियों के साथ डांस किया होगा। कॉलेज टाइम में सिर्फ आनंद के साथ किया था, तुम पहली लड़की हो। मनन का जवाब सुनकर ईवा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मनन को देखा। उसकी खूबसूरत काली आंखों में हैरानी थी। आर यू फीलिंग लकी? मनन मुस्कुराया। ईवा को लगा वो इन आंखों में डूब ही जाएगी। ईवा ने जल्दी से पलकें झुका ली। मनन ने ईवा का चेहरा ऊपर किया और गहरी आवाज में कहा, लुक इन माई आईज। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। आनंद, जिसे कॉलेज टाइम में मनन की वजह से किसी लड़की के साथ डांस करने का मौका नहीं मिलता था, वो भी एक लड़की के साथ डांस फ्लो पर आ गया। और भी बहुत कपल्स डांस फ्लो पर आ चुके थे। रंजना ईवा को मनन के इतना करीब देखकर गुस्से में लाल पीली हो रही थी। अगर मनन उसके साथ डांस नहीं करता तो ठीक था, लेकिन ये लड़की कहाँ से आ गई जिसके साथ मनन इतना क्लोज है। दूसरी ओर कामना का ध्यान सिर्फ केशव पर था। केशव तो पहले ही उसे भाग गया था, लेकिन अब तो वो और भी चमक रहा था। कामना अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके साथ खड़ी मिसेज सिंघानिया ने कामना से कहा, मिस ईवा बहुत लकी है, तुम जानती हो वो लड़का कौन है? कामना ने पहले मनन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मिसेज सिंघानिया के कहने पर उसने स्टेज पर देखा। इतने सारे कपल्स होने के बावजूद मनन और ईवा आसमान में चांद की तरह चमक रहे थे। मनन को देखकर लग रहा था जैसे उसे अपनी बाहों में मौजूद ईवा के सिवा किसी चीज का होश नहीं था। वो मनन ओबरॉय है, मुंबई की ओबरॉय फैमिली का इकलौता बेटा। कामना को याद आया उस दिन सोफी के साथ वो जिस पार्टी में गई थी, वहां भी सब मनन से ही मिलने आए थे, लेकिन तब मनन उन्हें नहीं मिला था। कामना मानती थी मनन बहुत हैंडसम था, किसी भी लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा कामना ने देखा। मनन और ईवा एक दूसरे में ऐसे खोए हैं जैसे उनके सिवा दुनिया में कोई हो ही ना। कामना को फिर ईवा से जलन होने लगी। ईवा का जन्म भी अमीर खानदान में हुआ था, सबकी लाडली प्रिंसेस थी वो। ईवा को कुछ पाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, सभी उसे चाहते थे, जबकि उसे हर चीज के लिए स्ट्रगल करना होता था। विजय जी केशव के पास आए। केशव बेटा, तुम्हें भी डांस करना चाहिए। केशव का मन नहीं था, लेकिन जिसके लिए पार्टी रखी है वहीं डांस ना करें तो अजीब लगता, इसलिए उसने इधर उधर देखा। क्योंकि कामना सबसे आगे खड़ी थी, उसने कामना को डांस के लिए कहा। कामना को तो लगा वो सपना देख रही है। एक पल में वो सारी टेंशन भूल गई। कामना और केशव दोनों को ही डांस आता था, इसलिए दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे।
कामना तो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था केशव ने इतनी सारी लड़कियों में से उसे चुना, लेकिन सच ये था केशव को कामना याद भी नहीं थी क्योंकि कामना उसके पास खड़ी थी। उसने बिना सोचे समझे उसे इनवाइट कर लिया। डांस पूरा होते ही कामना केशव से बात करने को हुई कि केशव ईवा की ओर बढ़ गया। उसके हाथ में एक गिफ्ट था। थैंक यू, केशव ने ईवा को गिफ्ट देते हुए कहा, लेकिन ईवा ने नहीं लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे अच्छा लगेगा, केशव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पहले उसके पास महंगा गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसके हालात बदले उसने सबसे पहले ईवा के लिए गिफ्ट तैयार किया। केशव का ईवा के आगे इतना नम्र स्वभाव देखकर कामना का चेहरा पीला पड़ गया। वो जैसे 7वें आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरी थी। अभी जो हुआ वो जैसे ख्वाब सा था। केशव बिना गिफ्ट दिए मानने को तैयार नहीं था, इसलिए ईवा ने गिफ्ट ले लिया। थैंक यू। उधर मनन का मुंह बन गया। उसने केशव को घूरा। सम्राट, तुम्हें कुछ पता चला? जी डैड, अपराधी मेरे सामने ही है। आई विल कॉल यू लेटर। ओके। सम्राट फोन अपनी जेब में डालकर लतिका को अपनी सर्द नजरों से देखता है। लतिका घबराकर सम्राट के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है। साहब मुझे माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजो। लतिका को अब समझ आया था कि वो मीना का उसके सामने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जिक्र करना, उसे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उकसाना, सब सम्राट का सोचा समझा प्लान था। इतना ही नहीं, एक बार मीना बहुत सारे डायमंड्स का बैग सम्राट के स्टडी रूम में लेकर जा रही थी और जानबूझकर उसने एक डायमंड गिरा दिया। लतिका स्वभाव से ही लालची थी, उसने वो डायमंड चुरा लिया। उसे ये नहीं पता था कि ये सब कैमरे में कैद हो रहा था। कामना का करियर दांव पर था। अगर उसका पुलिस रिकॉर्ड बन गया तो कामना का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसकी बेटी कितनी काबिल है, वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन सकती है, लेकिन उसकी वजह से नहीं, वो अपनी वजह से कामना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लतिका सम्राट के पैरों में गिर गई। साहब मैं आपसे विनती करती हूँ, पुलिस को मत बुलाइए। नहीं बुलाऊंगा अगर तुम सच सच बता दो कि ईवा के साथ वो सब तुमने किसने कहने पर किया था। लतिका को सांप सूंघ गया। वो सरिता का नाम नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। सम्राट ने जैसे ही अपना फोन निकाला। सरिता, ये सब सरिता के कहने पर किया था मैंने, वो मेरे पति की सौतेली बहन है। सरिता, सम्राट को विश्वास नहीं हुआ उसकी चाची ये सब कर रही थी। बस साहब मैंने उनके कहने पर झूठ बोला था, बाकी मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। सम्राट हंसा, फिर खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे एक झूठ से मेरा परिवार बिखर गया। जानती हूँ मेरी बहन पर क्या बीती। जानती हो समर पर, मेरे माँ बाप पर इसका कितना असर हुआ। जितना दुख हमें समर की चोट का नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा दुख हमें ईवा और समर के बीच की नफरत से हुआ। तुम्हें क्या पता होगा, आज सच पता चलने के बाद हम कितना पछताते हैं। हमारी लाडली बहन हमसे दूर हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे क्या कमी रखी थी हमने। तुम्हें अच्छी सैलरी दी, रहने को घर दिया, तुमने कहा तुम्हारी बेटी यहाँ रहेगी, वो भी हमने हंसते हुए मान लिया, और इस मान सम्मान का तुमने ये सिला दिया। इतना बड़ा विश्वासघात। लतिका को लेकिन कोई पछतावा नहीं था। उसने सिर उठाकर कहा, ईवा को तो सिर्फ 4 ताने सुनने पड़े, आज फिर सब उसके साथ हैं, लेकिन मेरी बेटी का तो मुझे ही देखना था। ईवा से वो कम नहीं है, लेकिन पैसों की वजह से वो ईवा के जैसे बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए मिलाया हाथ मैंने सरिता से। सरिता ने कामना को बड़े कॉलेज में पढ़ाने का खर्चा दिया, मैं कैसे मना करती। वाह। सम्राट इतने गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया। आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी, कोई इतना भी बेशर्म हो सकता है। हाँ है, ईवा हमारी प्रिंसेस है, उसे प्यार करने वाले हैं बहुत सारे, लेकिन ये सब तुम्हें गुनाह करने का लाइसेंस नहीं दे देता। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा, और तुमने उस कॉलेज की फीस के लिए ये सब किया ना। एक बार कहकर तो देखती, हम खुद तुम्हारी मदद करते, लेकिन नहीं, तुम जैसे लोग पीठ पीछे वार करते हो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना ईवा के साथ जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सम्राट के जाते ही लतिका रोने लगी। उसे कामना के लिए चिंता हो रही थी, कहीं उसकी वजह से कामना का भविष्य ना खराब हो जाए। लेकिन लतिका एक बात भूल रही थी, पेड़ बोए बबूल के फल कहाँ से खाएं। दूसरे के बच्ची को तकलीफ देकर वो अपनी बेटी का भविष्य बुन रही थी। देखते हैं कैसा होता है ये भविष्य। सरिता ये सब करवा रही थी, ये बात राधा और राघव जी को भी बता दी गई।
राधा को विश्वास नहीं हो रहा था कि सरिता उनके परिवार से इतना जलती है, जबकि उसने सरिता से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। आजकल सरिता बहुत गुस्से में थी। कारण था राधा, जो राधा पहले पार्टीज में हल्के मेकअप में कम ज्वेलरी पहनकर जाती थी, आजकल बदल गई थी। जिस किसी पार्टी में सरिता जाती, राधा वहां पहले पहुंच जाती। इतना ही नहीं, महंगी महंगी साड़ियां और कीमती ज्वेलरी, और साथ में वो एटीट्यूड। राधा एक अमीर खानदान से थी। इकलौती लड़की होने के कारण उसकी माँ की सारी ज्वेलरी उसे मिली थी, लेकिन आज तक राधा ने वो ज्वेलरी नहीं पहनी थी। लेकिन अब हर रोज नया नेकलेस, हर रोज नई साड़ी, हर रोज नया पर्स। सरिता चाहकर भी राधा से मुकाबला नहीं कर सकती थी, जिस वजह से गुस्से पागल हो रही थी। सरिता को माथुर फैमिली के चैरिटी फंड का जिम्मा था, लेकिन राधा ने सरिता की पोल सास ससुर के सामने खोल कर रख दी। मॉम डैड देखिए, ये फाइल चैरिटी फंड में हेरा फेरी होने के सारे सबूत हैं इसमें। सरिता के चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी हिसाब के बहुत पक्के थे। पैसों की हेरा फेरी देखकर उन्होंने सरिता के आगे फाइल पटकी। क्या है ये सब? सरिता ने कांपते हाथों से फाइल उठाई और पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें उसने जितने भी पैसों का घपला किया था, सारा हिसाब था। सरिता को पता था अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सास ससुर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए डैड, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम मौका देंगे तब तुम कुछ करोगी ना? दादी ने गुस्से में कहा। मतलब ये आज से सारा हिसाब किताब बड़ी बहू संभालेगी। दादी माँ ने राधा की तरफ देखकर कहा। राधा, तुम संभालोगी ना ये जिम्मेदारी? जी मॉम। सरिता के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। एक तो बेइज्जती, ऊपर से चैरिटी फंड संभालने की जिम्मेदारी भी राधा ने छीन ली। मैं हमेशा से सही थी, ये बुढ़िया मुझे अपनी बहू मानती ही नहीं, इसके लिए राधा ही इसकी बहू है। तभी सरिता को दादाजी के आवाज से एक और झटका लगा। सरिता, जितने पैसों की गड़बड़ी हुई है वो तुम्हें 1 महीने के अंदर भरने होंगे। जी डैड, सरिता दांत पीसते हुए बोली। राधा ने सरिता को विजयी मुस्कान दी और बाहर निकल गई। सरिता उसके पीछे भागी। दीदी। राधा रुक गई। उसे सरिता के मुंह से अपने लिए दीदी सुनकर भी घिन आ रही थी। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आप कुछ बदली बदली सी लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम क्यों डर रही हो? तुमने कुछ गलत किया है क्या? राधा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें एकदम सर्द थी। सरिता एक पल को डर गई। उसने राधा का ये रूप पहली बार देखा था। नहीं दीदी, मैं क्या करूंगी? सरिता हकलाए, लेकिन उसकी आंखों में राधा के लिए नफरत थी। खुद को समझती क्या है? मुझे डराएंगी? मैं तेरा और इस घर का सर्वनाश करके रहूंगी। वो तो पता लगा ही लूंगी तुमने कुछ गलत किया है या नहीं, कहकर राधा कार में बैठकर निकल गई। घर आकर राधा अपने बड़े बेटे के स्टडी रूम में आए। वहां उनके पति भी मौजूद थे। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, राधा ने सम्राट से कहा। आप तो ऑर्डर दीजिए माँ। तुम्हें अपने श्याम चाचा की पहली गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। ये सुनकर सम्राट, जो कॉफी पी रहा था, वो उसके गले में अटक जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। राघव जी भी आंखें बड़ी करके अपनी पत्नी को देख रहे थे। राधा, मैं मानता हूँ सरिता ने गलत किया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। और श्याम इस उम्र में दूसरी शादी करेगा, और उनके 3 बच्चे भी तो हैं, राघव जी ने समझाया। शादी करना ना करना उनका फैसला होगा, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। और वही बात सरिता की, तो आप उस पर तरह ना ही खाएं तो अच्छा है। वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कितना भी कोशिश कर लो हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। मैंने देखा है उसकी आंखों में उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि सिर्फ जलन और नफरत भरी है। अगर वो इस घर में रहेगी तो आज या कल इस परिवार का नाश करके रहेगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, बच्चे जवान हैं, और सरिता तो अपने बच्चों की भी सगी नहीं है। सरिता हमारे लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी खतरा है। लेकिन सम्राट हिचकिचाया, लेकिन वेकिंग कुछ नहीं। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो, मैं खुद श्याम की गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगी, राधा तमक कर बोली। नहीं माँ, ठीक है, मैं ढूंढूंगा उन्हें, सम्राट ने कहा। राधा संतुष्ट होकर चली गई। बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। सबको पता था ईवा में राधा की जान बसती है। सरिता ने राधा की दुखती नस को छेड़ा है, और अब राधा काली का रूप धारण कर चुकी है। जब तक वो सरिता नामक राक्षसी को इस घर से बाहर ना कर दे, तब तक वो शांत नहीं होने वाली।
माथुर हाउस में राधा ने सम्राट और राघव जी को तैयार होने को कहा था। वो खुद भी रेडी हो गई थी। आज राधा ने रेड कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी, साथ में गोल्ड ज्वेलरी। राघव जी तो राधा को देखते रह गए, उनकी आंखों में गुलाबी दिल चमकते देखे जा सकते थे। सम्राट और समर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। समर राघव जी के पास आया, जिसका राघव जी को कुछ पता नहीं चला। उनकी निगाह अभी भी राधा पर थी। राधा को किसी दोस्त का कॉल आ गया था, इसलिए उनका ध्यान इस तरफ नहीं था। मम्मी बहुत सुंदर लग रही है ना? समर ने राघव जी के कान के पास धीरे से कहा। राघव जी ने सिर हिलाया तो समर और सम्राट हंस पड़े। राघव जी का ध्यान टूट गया और उन्होंने दोनों को घूरा। राधा फोन रख कर आए। हम तीनों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है। सम्राट और आप, राघव जी, ईवा की क्लास में जाना और मैं समर की क्लास में जाऊंगी। नहीं राधा, तुम ईवा की क्लास में जाना, हम समर की क्लास में जाएंगे, राघव जी ने कहा। नहीं, मुझे समर की क्लास में ही जाना है, एक मकसद पूरा करने, राधा ने रहस्यमय तरीके से कहा। लेकिन सब समझ गए, कारण था कामना और समर एक ही क्लास में थे, इसका मतलब लतिका भी वहां होगा। सबने लतिका की हालत सोचकर सिर हिलाया। और हाँ सम्राट, तुम्हें अच्छे से अपना रौब दिखाना है, जिससे सबको पता चले ईवा के पीछे उसका भाई है और कोई हमारी प्रिंसेस को परेशान करने की सोचे भी ना। यस बॉस, सम्राट ने सैल्यूट मारा तो सब हंस पड़े। सबका मिशन था ईवा की ढाल बनकर उसे सेफ रखना। राधा क्लास में एंटर हुई, जिसमें समर की पेरेंट्स मीटिंग थी। सभी लेडीज उससे बातें करने लगी, क्योंकि राधा का स्वभाव बहुत अच्छा था और वो एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। थोड़ी देर में लतिका अंदर आई। उसे पीटीएम में आना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सभी टीचर्स कामना की भरपूर तारीफ करते थे, जिससे उसका सिर गर्व से उठ जाता था। आज वो थोड़ा डरी हुई भी थी कि कहीं सम्राट ना यहाँ हो। अब उसे सम्राट से डर लगने लगा था, लेकिन जब उसने राधा को देखा उसे तसल्ली हुई। पूरे परिवार में राधा सबसे भोली और दयालु थी। अगर वो किसी दिन की छुट्टी भी मांग लेती तो राधा कभी उसे नहीं सुनाती। अगर साफ सफाई करते समय उससे कुछ सामान टूट जाता तब भी राधा उस पर नहीं चिल्लाती। राधा ने आज तक सबके सामने ये राज नहीं खोला कि वो उसकी नौकरानी है, तो आज भी नहीं बोलेगी, बल्कि राधा के सामने से वो इतराती हुई निकली। उसकी कामना ईवा से कहीं गुना होशियार है। थोड़ी देर सब ठीक चलता रहा। उसके बाद टीचर ने लतिका को स्टेज पर इनवाइट किया। मिसेज लतिका कामना की मदर है। कामना इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। हम चाहेंगे लतिका जी यहाँ आकर सभी पेरेंट्स को मोटिवेट करें। हर साल यही होता था। लतिका का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सभी लतिका को देखकर सोच रहे थे कि वो कितनी लकी है जो कामना जैसी टैलेंटेड बेटी है। अभी लतिका 2 कदम भी बड़ी थी कि एक मीठी लेकिन सख्त आवाज गूंजी। लतिका को ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए। मैं मानती हूँ कामना के नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन लतिका खुद बेईमान है, वो औरों को क्या सीख देगी। सभी राधा की ओर देखने लगे। लतिका भी घबरा गई। टीचर ने राधा से कहा, मिसेज माथुर, आप कहना क्या चाहती हैं? लतिका 3 साल से हमारे घर की मेड थी। हाल ही में हमने इसे नौकरी से निकाल दिया। लतिका ने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये एक नंबर की झूठी और धोखेबाज हैं। क्या मिसेज लतिका आपकी मेड थी, लेकिन आपने पहले कभी नहीं बताया? टीचर और पेरेंट्स कहने लगे। राधा ने कहा, इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगी। यहाँ सभी सिर्फ अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं और सभी पेरेंट्स बराबर होते हैं। आज भी मैं ये नहीं बता रही लतिका मेरे घर की मेड थी। पॉइंट ये है कि लतिका बेईमान है और ऐसे बेईमान लोगों को स्टेज पर जाकर स्पीच देने का कोई अधिकार नहीं है। जिंदगी में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, उसके साथ हमारा आचरण भी महत्वपूर्ण है। ये क्या सिखाएंगी सभी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को बेईमानी सिखाओ, किसी की पीठ में छुरा घोंपना सिखाओ? अगर आप सबको मेरी किसी भी बात पर शक है तो आप इस पेन ड्राइव को लगाकर देख सकते हैं, सबूत मिल जाएगा। लेकिन किसी ने भी पेन ड्राइव नहीं ली, क्योंकि राधा का आत्मविश्वास और लतिका को कांपता देख सब समझ गए थे कि राधा सच बोल रही है। लतिका को भी गुस्सा आ गया। मिसेज राधा, ये कॉलेज है और मैं अब आपकी नौकरानी नहीं हूँ। ये बातें हम अकेले में भी कर सकते थे, लेकिन आपको मेरी बेटी की इमेज खराब करनी थी। आप उसका भला देख ही नहीं सकती, क्योंकि आप जलती हो मुझसे कि मेरी बेटी कामना आपकी बेटी ईवा से ज़्यादा होशियार है। तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आए तो मुझे कहते हुए क्यों शर्म आएगी? और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो उसकी ज़िंदगी मैंने नहीं तुमने बर्बाद की है।
उसके बाद टीचर ने लतिका को वापस अपनी जगह बैठने को कहा और आगे का काम करने लगी। लतिका अपमान की आग में जल रही थी। दूसरी तरफ ईवा की क्लास में राघव जी और सम्राट को देखकर सबने ईवा से पंगा लेने का विचार त्याग दिया। सम्राट एकदम खतरनाक हैंडसम सीईओ की तरह था और ऐसे लड़के की बहन से पंगा मतलब सम्राट से पंगा। अब ईवा का रुतबा और बढ़ गया था। जब अगले दिन कामना कॉलेज आए सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। गलत बात ये नहीं थी कि लतिका मेड थी, गलत ये था कि लतिका ने कुछ बेईमानी की थी जिस वजह से उसे माथुर परिवार ने निकाल दिया गया था। साथ ही अब सभी स्टूडेंट्स को समझ आया क्यों कामना समर के साथ आती थी, क्यों उसे समर की जानकारी रहती थी और क्यों आजकल समर उससे दूर रहता है, क्योंकि कामना की मां लतिका ने माथुर फैमिली के साथ कुछ गलत किया था। कामना अपनी बेइज्जती होती देख गुस्से में तमतमा गई। उसने बहुत कोशिश की ईवा से ना उलझे, लेकिन नहीं, ईवा और माथुर फैमिली उसके और उसकी मां के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी उसे तरुण का मैसेज आया। तरुण दूसरे कॉलेज में पढ़ता था। देखने में वो समर की टक्कर का ही हैंडसम था, बस फर्क इतना था कि समर पढ़ाई में होशियार था जबकि तरुण का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वो लड़ाई झगड़ों में नंबर 1 था। उसे सिर्फ 2 चीजें पसंद थी, पहला वीडियो गेम्स और दूसरी कामना। उसने कामना को प्रपोज भी किया था लेकिन कामना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी वो कामना को पसंद करता था। मैसेज था, कामना तुम ठीक हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पेरेंट्स की गलतियों में हमारा कोई कसूर नहीं होता, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो। आज से पहले भी तरुण के मैसेजेस आए थे लेकिन कामना ने कभी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आज उसने किया। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, लेकिन लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी मां निर्दोष है। दरअसल कामना को लतिका की सच्चाई पता थी। उसे पता चल गया था लतिका ने सरिता से पैसे लेकर झूठ बोला था और समर को ईवा के खिलाफ भड़काया भी था, लेकिन कामना को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। अरे वो समर गिरा तो अपनी बहन से लड़ने की वजह से था ना। उस ईवा को सबने माफ कर दिया और उसकी मां के बोले एक झूठ से उन्हें घर से निकाल दिया, उनकी बेइज्जती की। तुम्हारा मतलब है आंटी लतिका ने कुछ नहीं किया, उन पर झूठा आरोप लगाया गया है? छोड़ो ये सब, मेरे कहने से क्या होता है? क्यों नहीं होता? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सब माथुर फैमिली ने किया है, उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे सबूत भी तैयार किए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या आंटी से कोई गलती हुई थी या कोई और बात? मुझे बस इतना मालूम है वो लोग ये सब अपनी बेटी ईवा को बचाने के लिए कर रहे हैं। उसे बचाने के लिए उन्होंने सारा इल्जाम मेरी मां पर लगा दिया। अब मैं समझ गया, वो लोग तो बहुत बुरे हैं, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, वो लोग बहुत पावरफुल हैं। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं बदला लूंगा। तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तुम देखती जाओ बस मैं कैसे उस ईवा को सबक सिखाता हूँ। ईवा को अननोन नंबर से चैलेंज का मैसेज आया, मैं तुमसे ऑनलाइन गेम में मुकाबला करना चाहता हूँ। गेम तुम्हारी पसंद से होगा, लेकिन मैं जीत गया तो फिर तुम्हें सबके सामने कामना और उसकी मां से माफी मांगनी होगी। तरुण ने अपने और ईवा के कॉलेज फोरम पर भी ये अनाउंसमेंट कर दी जिससे ईवा को ये चैलेंज स्वीकारना पड़े। तरुण के चमचे बोले, बॉस आपको मॉन्स्टर फाइट भी लिखना था, अगर उस लड़की ने कोई अपनी पसंद का गेम चुन लिया तो। तरुण गुंडा जरूर है लेकिन अच्छा वाला, मैं किसी लड़की को बुली नहीं कर सकता, वैसे भी वो छोटी सी बच्ची है, उसे तो मैं मिनटों में हरा दूंगा, बस वो कामना से माफी मांग ले तो कामना पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तरुण बोला। सभी स्टूडेंट्स के लिए फिर एक एक्साइटेड न्यूज थी, ईवा फिर लाइमलाइट में थी। गुंजन ने पोस्ट देखी तो वो तरुण का नाम देखकर ही डर गई। ईवा तू ये चैलेंज मत एक्सेप्ट करना, ये तरुण एक नंबर का गुंडा है और वीडियो गेम्स में तो ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, ये जानबूझकर तेरी इंसल्ट करवाना चाहता है। ईवा ने भी पोस्ट देख ली थी, पहले उसने ध्यान नहीं दिया था लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने तरुण को मैसेज किया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगी लेकिन तुम हारे तो मुझे क्या मिलेगा? मैसेज देखकर तरुण सोच में पड़ गया, ये लड़की ज्यादा ही आत्मविश्वासी है। फिर उसने टाइप किया, क्या चाहिए तुम्हें? अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं तुम्हारी बॉस, तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने होंगे। तरुण की आंखें हैरानी से फैल गई, वहीं उसके दोस्त बोलने लगे, बॉस आप ये बात मत मानना, आप और उस छोटी सी लड़की को बॉस कहोगे?
हाँ बॉस, आज तक सबने आपको बॉस कहा है, आपने कहा किसी की बात सुनी है। लेकिन तरुण ने शर्त मान ली क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसे मॉन्स्टर फाइट में कोई भी नहीं हरा सकता। तरुण का मैसेज देखकर ईवा के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और उसने मैसेज किया, मॉन्स्टर फाइट आज शाम 7 बजे लाइव गेम। ईवा को एहसास हुआ कि कॉलेज में रोज उसका नया दुश्मन निकल आता है। उसे पैसे कमाने थे, इन छोटी मोटी चीजों के लिए कोई होना चाहिए जो खुद ये सब संभाल ले। इसके लिए ये तरुण नाम का बंदा सही है, क्योंकि गुंजन के मुताबिक सभी उससे डरते हैं। ईवा का मैसेज देखते ही गेम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। सभी स्टूडेंट्स गेम लाइव देखने वाले थे, चाहे कोई भी जीते, लेकिन उनके लिए ये मनोरंजन का विषय था। कुछ बच्चों ने तो पैसों की शर्त भी लगा ली। सबकी शर्त तरुण के साथ थी कि ईवा 100% हारेगी। कामना ने भी ये खबर सुनी। पहले तो उसे तरुण पर गुस्सा आया, क्या फालतू तरीका निकाला है, लेकिन जब ईवा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तब उसे शांति मिली। उसे भी पता था तरुण को वीडियो गेम्स में कोई नहीं हरा सकता। ईवा की हार तो पक्की है, फिर ईवा को उससे और उसकी मां से माफी मांगनी ही होगी। शाम को 7 बजे तरुण, ईवा और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव इस कंपटीशन को देख रहे थे। तरुण की रैंक पूरे शहर में 3rd थी, जबकि ईवा ने अभी अपना अकाउंट बनाकर लॉग इन किया था। गेम स्टार्ट हुआ। शुरुआत में तो तरुण ने आधे मन से खेला, लेकिन 1 मिनट बाद ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अभी 2 मॉन्स्टर ही मारे थे, जबकि ईवा ने 5। तरुण अब सीरियस हो गया, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसके दोस्त भी हैरान थे और लाइव गेम देख रहे स्टूडेंट्स भी। 10 मिनट में ही गेम ओवर हो गया। ईवा का स्कोर था 1000 और तरुण का स्कोर था 200। ओ माय गॉड, ईवा जीत गई, तरुण ईवा से हार गया। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। और शर्त के मुताबिक ईवा अब तरुण की बॉस है। तरुण तो आधे घंटे तक स्टैच्यू बना बैठा रहा, जैसे वो जीता जागता इंसान नहीं, पुतला हो। इसलिए कहते हैं दुश्मन चाहे कितना भी छोटा हो, उसे कम नहीं समझना चाहिए। तरुण के दोस्तों को उसकी हालत देखकर दया आए। बॉस, आप सच में ईवा को अपना बॉस कहेंगे? तरुण जैसे अपनी तंद्रा से बाहर निकला, और कोई रास्ता नहीं है, तरुण अपनी जुबान का पक्का है। फिर बॉस, आपकी कामना मैडम, वो तो आपसे गुस्सा करेगी। कामना बहुत अच्छी है, वो समझ जाएगी, लेकिन मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन तरुण वादे के मुताबिक ईवा के कॉलेज आया। अभी क्लास में टीचर नहीं आए थे। तरुण अंदर गया और अपने हाथ में पकड़ा पेपर बैग टेबल पर रखकर कहा, बॉस, आपके लिए। ईवा ने देखा, उस बैग में कोल्ड ड्रिंक पैक और कुछ चिप्स के पैकेट थे। गुंजन आंखें फाड़े तरुण को देख रही थी। ये वही तरुण है जिससे सब डरते हैं, और ये ईवा को बॉस कह रहा है। ईवा ने तरुण की तरफ देखा और कहा, अचानक से वो चैलेंज किस लिए? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तरुण ने मुंह बनाकर कहा, कामना के लिए। मैंने कहा था तुम्हें उससे और उसकी मां से माफी मांगनी होगी। लेकिन क्यों? ईवा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में राधा ने क्या किया इसकी कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि तुम्हारी मां ने कामना की मां की सबके सामने बेइज्जती की। ईवा का मासूम चेहरा देखकर तरुण थोड़ी नम्र आवाज में बोला, माना तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने कामना के साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारी कितनी मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुंची है, और तुम्हारी फैमिली उसकी मां पर झूठे इल्जाम लगा रही है। तभी तरुण को मैसेज आया। उसने देखा तो उसमें कुछ वीडियोस थी। एक एक वीडियो देखते हुए उसके एक्सप्रेशन खराब होते चले गए। एक वीडियो में कामना की मां सबके सामने कह रही है, ये गिफ्ट कामना ने दिया है, और कामना भी सिर हिला रही है। लेकिन अगली वीडियो में कामना रात को चोरी छिपे एक उसी के जैसा बैग झाड़ियों में फेंक देती है। फिर एक वीडियो में कामना की मां किसी से कह रही है कि हाँ, उसने किसी के कहने पर झूठ बोला था कि ईवा ने समर को धक्का दिया, और उसने ही समर को ईवा के खिलाफ भड़काया भी था। फिर एक वीडियो में लतिका चोरी छिपे एक डायमंड उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लेती हैं। ये सभी वीडियोस देखकर तरुण के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उसने एक नज़र ईवा को देखा, जो अभी भी उसे शांत भाव से देख रही थी, और सॉरी कहकर भाग गया। ईवा ने ये वीडियोस नहीं भेजी थी, ये काम सम्राट के दोस्त मृत्युंजय का था। वो ईवा के कॉलेज फोरम की सारी खबर रखता था, और मॉन्स्टर फाइट उन्हीं की कंपनी ने बनाया था। जब उसे पता चला तरुण कामना का चमचा है और ईवा को परेशान कर रहा है, तो उसने ये वीडियोस उसे भेजी, जिससे उसे पता चले कि जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है वो इसके लायक है भी या नहीं।
वहीं ईवा अपनी सोच में गुम थी। नोवेल में कामना गरीब परिवार से जरूर थी, लेकिन उसे हर कदम पर मदद मिली थी, हर कोई उसका दोस्त बन जाता था। कामना नोवेल में भी ईवा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो उस पर ध्यान भी नहीं देती थी, क्योंकि उसके हिसाब से ईवा इस काबिल भी नहीं है कि वो उसे अपना राइवल समझे। और जब खुद ईवा उससे दूर रह रही है, उससे बोलती भी नहीं, तब कामना उसकी दुश्मन बनती जा रही है। ईवा को लग रहा था कि वो चाहकर भी चीजों को नहीं बदल पा रही। उधर तरुण गुस्से में बौखलाया हुआ कामना की क्लास में घुसा। सभी स्टूडेंट्स चौंक गए। तरुण सबको इग्नोर करता हुआ कामना के सामने आकर गुस्से में बोला, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कामना को खुद नहीं पता था ये क्या हो रहा है। कल तक उसके आगे पीछे घूमने वाला लड़का उससे इतने गुस्से में बात कर रहा है। कैसा धोखा? कामना घबराकर बोली, तुमने नहीं कहा था माथुर फैमिली ने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया? लेकिन मैं सच जान गया हूँ, गलती तुम्हारी माँ की है, उन्होंने गलत किया है। और फिर भी तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। तुमने मुझसे शिकायत की। क्या तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रही थी? तरुण को इतना दुख तब नहीं हुआ था जब कामना ने उसे रिजेक्ट किया था, जितना दुख उसे कामना के झूठ से हो रहा था। कामना अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, उसने कुछ गलत किया। माथुर परिवार ने उसे फोर्स किया ये सब करने के लिए। क्या वो सब कुछ चुपचाप सहती रहती? क्या बदला लेना गलत है? कामना रोते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुमने नहीं कहा था मुझसे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तरुण गुस्से में बोला, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन विश्वास तुमने किया था और ईवा से लड़ने भी तुम ही गए थे। मैंने नहीं कहा था जाकर मेरे लिए बदला लो? अब जब तुम हार गए तो सारा दोष मुझे दे रहे हो। कामना भी गुस्से में तमतमा गई। तरुण ने सोचा था कामना अपनी गलती मान लेगी, लेकिन नहीं, ये कामना तो कोई और ही है। तुम बदल गई हो कामना, अब तुम वो कामना नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, जो सड़क पर खड़े किसी बुजुर्ग की मदद किया करती थी, जिसके अंदर सच्चाई थी। अब तुम वो कामना नहीं रही, तरुण ने दर्द भरी आवाज में कहा। लेकिन ये सुनकर कामना और भड़क उठी। हाँ हाँ, मैं क्यों अब तुम्हें अच्छी लगूंगी? तुम भी बिक गए ना उस ईवा का पैसा देखकर, या तुम पर उसने अपने रूप का जादू कर दिया? बोलो। तरुण तो उसका मुंह देखता रह गया। तो कामना की नज़र में वो इतना गिरा हुआ इंसान है? तरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके मन से कामना के प्रति प्यार खत्म हो चुका था। आज उसने कामना का असली रूप देखा था, जो उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत था। इस हादसे के बाद कामना की इमेज और ज्यादा गिर गई। अब कोई उससे दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहता था। कारण था, कोई नहीं चाहता कि तरुण की तरह कामना उनका इस्तेमाल करे। ये सब देखकर कामना ने मुठियां भींच ली। उसके दिल में नफरत और प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। ईवा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले तो तरुण ने मजबूरी में ईवा को अपना बॉस माना था, लेकिन कामना की सच्चाई जानने के बाद वो दिल से ईवा को मानने लगा था। वैसे भी ईवा उसकी आइडल बन चुकी थी। उसने तरुण को गेम में जो हराया था। तरुण को पता लगा ईवा के बारे में जितने भी हेट कमेंट्स आए हैं कॉलेज फोरम पर, उसमें सबसे पहला नाम संजू का था। तरुण ने ये बात समर को बता दी, क्योंकि उसे अपने जासूसों से पता चला संजू समर को पसंद करती हैं। समर दननाता हुआ कैंटीन में आया। संजू अपनी दोस्त के साथ लंच कर रही थी। समर को देखते ही वो खुशी के मारे उछल पड़ी। समर, तुम चलो मेरे साथ। समर संजू का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। संजू का दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार समर ने उससे बात की थी। संजू के दिल में फूल खिल रहे थे। समर ने झटके से संजू को छोड़ा, जिससे वो गिरते गिरते बची और साथ ही अपनी सपनों की दुनिया से भी बाहर आ गई। मुझे सब पता चल गया है, तुमने ईवा के लिए कितने हेट कमेंट्स किए, यहाँ तक उसकी केशव के साथ फोटो भी पोस्ट करके उसे बदनाम करना चाहा। समर गुस्से में बोला। संजू के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं समर, मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। संजू ने समझाने की कोशिश की। बस झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आइंदा मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समर ने उंगली दिखाई। उसका हैंडसम चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। मैंने ये सब कामना के कहने पर किया था। हाँ, कामना के कहने पर। संजू को कुछ नहीं सूझा तो उसने सारा इल्जाम कामना पर मंद दिया, क्योंकि कामना वैसे भी कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। आजकल वो पढ़ाई छोड़कर एक्ट्रेस बनने में ज्यादा ध्यान दे रही थी। एक पल को तो समर हैरान रह गया, फिर गुर्राते हुए कहा, उसने कहा और तुमने कर दिया? तुम क्या दूध पीती बच्ची हो?
समर ने एक नज़र संजू को घूरा और जाने लगा। संजू हड़बड़ा गई। उसने समर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, समर मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस ईवा ने तुम्हें धक्का दिया इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो। समर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मेरी बहन ने कुछ किया भी होता तो तुम कौन होती हो उससे नफरत करने वाली? और हाँ, ये प्यार का भूत अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, कहकर समर चला गया। संजू वहीं बैठकर रोने लगी और गुस्से में किटकिटाई, जरूर उस कमीनी ईवा ने समर के कान भरे होंगे मेरे खिलाफ। उधर कामना ने सरिता को फोन लगाया और सरिता से हाथ मिला लिया। उसने सरिता के साथ मिलकर ईवा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। सरिता कामना का आइडिया सुनकर गदगद हो गई। वाह कामना, तू तो अपनी माँ से भी ज्यादा चालाक निकली। लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, कामना ने कहा। कैसी मदद? आप एक्ट्रेस थी, मुझे जल्द से जल्द पॉपुलर एक्ट्रेस बनना है और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मिसेज सिंघानिया कामना की मदद कर रही थी, लेकिन वो बहुत ईमानदार थी। वो सिर्फ उसे डायरेक्टर से मिलवा सकती थी, लेकिन सब करना उसे अपने दम पर था। इसलिए अब कामना को मिसेज सिंघानिया पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसे जल्द से जल्द बेस्ट एक्ट्रेस बनना था। इसके लिए वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। मैं सब समझ गई, डोंट वरी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। सरिता के लिए कामना काम की चीज थी। अगले दिन ईवा जब कॉलेज आए, तरुण बहुत चिंता भरी आवाज में बोला, बॉस गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? ईवा ने शांति से कहा। ये देखो। तरुण ने अपना फोन आगे किया। ईवा ने देखा तो उसकी भौहें तन गई। उसने जो केमिस्ट्री थीसिस सबमिट किया था, सब कह रहे थे वो डॉक्टर मिरेकल का थीसिस है, यानी उसने प्लेगराइज किया है। ईवा को याद था उसने जो थीसिस दिया था वो अलग था लगता है। फिर किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन अब की बार मामला सीरियस था, क्योंकि अगर ये बात साबित हो गई कि उसने द जीनियस डॉक्टर मिरेकल का थीसिस कॉपी किया है तो उसका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। ईवा ने फोन वापस तरुण को दिया। बॉस अब क्या करना है? कुछ नहीं कुछ नहीं बॉस, सब आपको चीटर बुला रहे हैं और आप कह रही हैं कुछ नहीं करना। तुम्हें क्यों लगता है ये सब झूठ है? हो सकता है मैंने चीटिंग की हो। ईवा ने भौहें उचकाई। तरुण ना में सिर हिलाकर बोला, मुझे पूरा यकीन है आपको फंसाया जा रहा है। ईवा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आखिरकार वही डॉक्टर मिरेकल हैं। कुछ ही समय में ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी ईवा पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन उसके सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कॉलेज से निकलते वक्त ईवा को सम्राट का फोन आया। ईवा तुम घबराना मत, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया और मैं एचआर इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईवा ने पोलाइटली जवाब दिया। वही सम्राट को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ईवा एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ऐसा नहीं है, मैं बस किसी को परेशान नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। फोन रखकर सम्राट सोच में डूब गया। उनकी ईवा उनसे बहुत दूर हो चुकी थी, लेकिन वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इधर ईवा ने डॉक्टर तन्वी को फोन करके कुछ समझाया। एचआर इंस्टीट्यूट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सभी को लगा एचआर इंस्टीट्यूट ईवा के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। कामना भी एक्साइटेड थी। अब माथुर फैमिली ईवा को कैसे बचाएगी, क्योंकि डॉक्टर मिरेकल की आइडेंटिटी मिस्टीरियस है और इस समय वो वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन में से एक हैं। वो इतनी आसानी से सामने नहीं आएंगे और ना ही माथुर फैमिली उन्हें खरीद सकती है। अब ये चोरी का कलंक जिंदगी भर ईवा के माथे पर रहेगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। सरिता भी बहुत खुश थी। वो तो अभी से राधा को रोते हुए इमेजिन करने लगी थी, बहुत उछल रही थी ना। अब समय आया है मेरे हंसने का और तेरे रोने का, स्माइल विद हॉर्न्स। शाम को एचआर इंस्टीट्यूट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पहले तो कुछ नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद एक रिपोर्टर प्लेगरिज्म के बारे में सवाल पूछता है। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, सभी टीवी के आगे बैठे थे। रिपोर्टर का सवाल सुनते ही सभी सावधान हो गए। प्लेगरिज्म एक क्राइम है, हमारा इंस्टीट्यूट इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगा, तन्वी ने सीरियस फेस के साथ कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हंसी आ रही थी। सभी को लगा अब तो ईवा पर केस हो जाएगा, उसका भविष्य तो बनने से पहले ही मिट गया। रिपोर्टर ने आगे पूछा,
तो फिर आप उस लड़की पर क्या एक्शन लेंगे जिसने डॉक्टर मिरेकल की थीसिस प्लेगराइज की है? प्लेगराइज? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तन्वी ने भौहें सिकोड़कर कहा। अब चौंकने की बारी और सभी की थी। रिपोर्टर ने कहा, क्या ईवा नाम की एक स्टूडेंट ने डॉक्टर मिरेकल का थीसिस प्लेगराइज नहीं किया? तन्वी ने अपना चश्मा उचकाया और कहा, ईवा डॉक्टर मिरेकल की दोस्त है और डॉक्टर मिरेकल ने ईवा के साथ मिलकर वो थीसिस तैयार किया था, इसलिए अगर वो थीसिस इस्तेमाल करती है तो उसे पूरा हक है। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या ईवा ने डॉक्टर मिरेकल के साथ मिलकर थीसिस लिखा? डॉक्टर मिरेकल जो वर्ल्ड के टॉप सर्जन में से एक है, क्या ईवा इतनी इंटेलिजेंट है? रिपोर्टर ने अचरज से कहा, क्या ईवा इतनी इंटेलिजेंट है कि डॉक्टर मिरेकल के साथ काम कर पाए? तन्वी मुस्कुराया, शायद आप जानते नहीं, ईवा इज अ सुपर जीनियस। उस समय डॉक्टर मिरेकल ने कहा था ईवा का नाम थीसिस में लिखने के लिए, लेकिन ईवा ने ही मना कर दिया था। अब आप ही बताइए, अगर ईवा को पॉपुलर होना होता तो क्या वो उस समय मना करती? बल्कि अब मुझे लग रहा है ईवा ने जो थीसिस दिया है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। वो क्यों डॉक्टर मिरेकल के साथ बनाया हुआ थीसिस देगी? जरूर किसी ने ईवा को फंसाना चाहा है। हम चाहेंगे उस इंसान का पता लगाया जाए। इस इंटरव्यू के बाद ईवा इतनी पॉपुलर हो गई कि बड़े बड़े कॉलेज हाई स्टडीज के लिए ईवा को अपने कॉलेज में लाना चाहते हैं। वहीं ईवा के कॉलेज के स्टूडेंट्स उस पर गर्व कर रहे थे। तरुण और उसके दोस्त भी खुशी से उछल रहे थे। वहीं कामना के नाखून उसकी हथेली में धंस गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ईवा जो कॉलेज में कभी फर्स्ट नहीं आए, वो डॉक्टर मिरेकल को जानती है। क्या माथुर फैमिली ने फिर ईवा को बचाने के लिए कोई चाल चली है? लेकिन नहीं, डॉक्टर मिरेकल तो खुद इतने पैसे वाले हैं, वो कैसे बिक सकते हैं? कामना ने गुस्से में कुर्सी पर लात मार दी। पूरा दांव उल्टा पड़ गया। ईवा के माथे पर कलंक लगने की जगह वो और पॉपुलर हो गई। पूरे शहर में उसकी तारीफें हो रही थी। कामना को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। उधर सरिता का और भी बुरा हाल था। ईवा की तारीफ उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। सरिता ने गुस्से में कांच का गुलदस्ता जमीन पर फेंक दिया। तभी एक लड़का अंदर आया और बिना कुछ कहे कांच के टुकड़े उठाने लगा। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। वो बहुत हैंडसम था और कुछ अक्षत जैसे नैन नक्श थे, लेकिन फर्क ये था उसका ऑरा बहुत सर्द था, बहुत ज्यादा, जिससे कोई उसके पास भी जाने की हिम्मत न करे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। समर्थ, तुम कब आए? सरिता हैरानी से बोली। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस स्टोरी टेलिंग जर्नी। इफ यू एंजॉयड टुडेज स्टोरी, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.